ओके, लेट्स बिगिन। तो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में? आई थिंक अपना डिस्कशन एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था, फिर सेशन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो अपन वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बात की थी अपन ने कि क्लास में अपन क्या कर सकते हैं एक्चुअली। जब भी क्लास की बात की, क्लास की एक डेफिनेशन अपन ने और क्रिएट की थी, तो उसके अंदर अपन ने बात की थी क्लास में मोस्टली दो चीजें होती है। कौन कौन सी? जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ, कोई भी, फाइन क्लास, लेट्स से क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो अपन ने बात की थी कि क्लास के अंदर जनरली दो चीजें होती है, एक क्या होता है आपके वेरिएबल, और एक आपकी क्या होती है? मेथड, राइट। इसके अलावा भी ब्लॉक्स होते हैं, लेबल आप लिख सकते हो, लेकिन जनरली क्लास के अंदर वेरिएबल होता है और मेथड होती है, राइट। तो अपन ने एक डेफिनेशन भी देखी थी क्लास की, जहां पे अपन बोल रहे थे क्लास इज एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म ऑफ कंबाइनिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन ए सिंगल यूनिट, क्योंकि मोस्टली क्लास के अंदर क्या आता है? वेरिएबल्स एंड मेथड्स, राइट। तो वेरिएबल्स के रिगार्डिंग अपन ने डिस्कशन किया है एक्चुअली, जहां पे अपन ने देखा कि दो कैटेगरी में जावा के वेरिएबल डिवाइड है। पहली कैटेगरी की बात की थी अपन ने, जिसमें दो तरीके के वेरिएबल थे, प्रिमिटिव वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, राइट। सेकंड कैटेगरी की अपन ने बात की थी जिसमें तीन तरीके के वेरिएबल्स थे, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो अपन ने इंस्टेंस और स्टैटिक पे डिस्कशन किया है और कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको आंसर करना है, ये मैंने आपको बताया है। लोकल वेरिएबल के रिगार्डिंग अपन ने डिस्कशन किया नहीं अभी, क्योंकि लोकल वेरिएबल का डिस्कस करने के लिए अपनी कोई चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो क्या है? मेथड, राइट। तो पहले अपन मेथड देखने वाले हैं। इनफैक्ट अपन ने कल के सेशन में जस्ट इसको स्टार्ट किया था एंड देन फिर इशू हो गया था, तो अपन यहीं से कंटिन्यू करते कि मेथड क्या होती है, राइट। तो टॉपिक रहेगा अपना पहला आज का मेथड, और उसके बाद मैं एक नई तरीके की मेथड आपको बताऊंगा जो जावा के अंदर है, जो जावा ने बाद में लॉन्च की एक्चुअली। तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू रूम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो नई मेथड लॉन्च हुई है, तो उसके पीछे इंटेंशन क्या था, उसके बिना क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसके आने से वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो जाएगी। इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको अपन एनकाउंटर करेंगे। लेकिन उस नई तरीके की मेथड पे जाने से पहले अपने को नॉर्मल मेथड के बारे में देखना पड़ेगा, जिससे एक्चुअल में आपको पता चले कि नॉर्मल मेथड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है और वो नई तरीके की मेथड उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेगी, राइट। तो टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेथड। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक समझने के लिए अपने को जो समझने की रिक्वायरमेंट है वो ये कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। मतलब मेथड से अपन क्या अचीव करने वाले हैं, उसके बाद अपन देखेंगे इसके सिंटैक्स, और सिंटैक्स पे किस तरीके के क्वेश्चन पुट अप होंगे, राइट। तो पहले मेथड की रिक्वायरमेंट क्या, मतलब क्या कुछ चीजें आप अचीव करने वाले हो अगर आप मेथड के बारे में जानते हैं, राइट। तो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, कल इवन मैंने एग्जांपल के साथ स्टार्ट किया था, चलो वापस से अपन देख लेते हैं। लेट्स से दो अप्रोच में अपन काम करते हैं। मैं अप्रोच नंबर फर्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे अप्रोच नंबर सेकंड लिखता हूँ। ऑटोमेटिक आप सारे पॉइंट फिगर आउट कर पाओगे रिगार्डिंग मेथड। तो अप्रोच फर्स्ट क्या है? सपोज करो एक प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेट्स से दिस इज द थिंग, राइट। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जो कल मैंने एग्जांपल दिया था मैं सेम ही ले लेता हूँ। लेट्स सपोज इस प्रोजेक्ट पे आपने कुछ लाइन का कोड लिखा, और कुछ लाइन के कोड के बाद मान लो आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो। कुछ रिक्वायरमेंट मतलब जैसे जो कल अपन ने बात की थी, क्या सपोज जैसे एक्सेल अपलोड करना है, आपको डाउनलोड करना है, राइट, इसकी रिक्वायरमेंट। तो आप क्या करोगे? लेट्स सपोज कि एक्सेल डाउनलोड या अपलोड करवाने के लिए जो कोड है वो कितने लाइन का कोड है? 200 या 300 लाइन का कोड कितना है? मान लो 200 लाइन का कोड है सपोज, राइट। ओके, नाउ ऑब्जर्व हियर। तो इस पॉइंट पे लेट्स सपोज आपको एक्सेल डाउनलोड करनी थी, आपने क्या किया? यहाँ पे 200 लाइन का कोड यहाँ पे लिखा, और उसकी वजह से आपका इस पॉइंट पे क्या डाउनलोड हो रहा है? एक्सेल डाउनलोड हो रहा है, राइट। कुछ लाइन आपने और कोड किया, और उसके बाद आपको लगा अगेन आपको एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्या किया? अगेन ये 200 लाइन का कोड आप यहाँ पे लिखोगे, और जैसे ही आपने 200 लाइन का कोड यहाँ पे लिखा, ऑटोमेटिक अब इसकी वजह से भी क्या डाउनलोड हो रहा है? एक्सेल डाउनलोड हो रहा है, राइट। देन थोड़ा और काम किया, मान लो वापस रिक्वायरमेंट पड़ी एक्सेल डाउनलोड करने की, वापस से आप ये 200 लाइन का कोड लिखने वाले, राइट। सपोज करो ऐसे ऐसे करके इस प्रोजेक्ट के अंदर मान लो आपको टोटल 100 टाइम्स एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कितनी टाइम? 100 टाइम। एक्चुअली बहुत कॉमन है एक्सेल डाउनलोड करना, इसीलिए मैं एग्जांपल भी वैसा ले रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे ना कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट में क्या जनरेट होती है? रिपोर्ट, राइट। रिपोर्ट जब भी जनरेट होगी तो रिपोर्ट किस फॉर्मेट में आती है? एक्सेल फॉर्मेट में। लेट्स सपोज ये क्लास चल रही है, तो यहाँ पर इसमें भी अपने को बहुत सारे तरीके की रिपोर्ट डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। जैसे कितने स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की है, तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी अपने पास वो किस फॉर्मेट में आएगी? एक्सेल फॉर्मेट में आएगी। पूरी अगर मैं चैट सेक्शन की रिपोर्ट खोलूं, चैट सेक्शन में क्या क्या मैसेजेस आए तो उसकी रिपोर्ट भी किस फॉर्मेट में आएगी? एक्सेल। तो बहुत सारी जगह एक प्रोजेक्ट में किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? एक्सेल डाउनलोड करने की। जहां भी आप रिपोर्ट के साथ डील करोगे
डेफिनेटली वहां पे आपको एक्सेल के साथ डील करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज इस प्रोजेक्ट में 100 टाइम आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, एक्सेल डाउनलोड करने की, राइट। तो हर बार जब भी आपको एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, आपने कितने लाइन का कोड लिखा, 200 लाइन का, राइट। लेट्स सपोज ये पूरा प्रोजेक्ट जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है ना, ये कितने लाइन का आपका बना, लेट्स से 30,000 लाइन का कोड है यहाँ पे ये, राइट। अगर इस 30,000 लाइन के कोड में देखोगे एक्सेल डाउनलोड करने का कोड कितनी लाइन का है, तो देखो एक बार आपको एक्सेल डाउनलोड करने आपको कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, 200 लाइन का। टोटल आपने कितनी बार इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेल डाउनलोड करवाई है, 100 टाइम्स। तो 200 into 100, इसका मतलब 20,000 लाइन जो है इस 30,000 में से वो किसके लिए डेडिकेटेड है, एक्सेल डाउनलोड करने के लिए काम में आ रहा है। आउट ऑफ 30,000 20,000 लाइन किसके लिए काम आ रहा है, एक्सेल डाउनलोड करने के लिए, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी, ये तो पहला अप्रोच हो गया। सेकेंड अप्रोच पता है क्या है, सेकेंड अप्रोच अगर मैं यहाँ पे आऊं इधर की तरफ, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये जो एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है वो मेरे को कितनी बार पढ़ रही है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ रही है, राइट। तो हर बार ये 200 लाइन का कोड लिखने की बजाय मैं क्या करता हूं ना, इस 200 लाइन के कोड को लेट्स से एक मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के अंदर ये 200 लाइन का कोड डाल दिया, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक्सेल डाउनलोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल, राइट। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सेम इस प्रोजेक्ट पे काम करता हूं जिस प्रोजेक्ट पे अपन इधर काम कर रहे थे। तो सेम अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूं, ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे, ओके, जैसे ही पहले कुछ लाइन का कोड लिखा, मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, एक्सेल डाउनलोड करने की। मुझे पता एक्सेल डाउनलोड करने का कोड किसमें लिखा मैंने, इस बॉक्स के अंदर। तो जैसे ही मेरे को एक्सेल डाउनलोड की रिक्वायरमेंट होगी, मैं इस बॉक्स को क्या करने वाला हूं, कॉल करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉक्स को कॉल किया। देखो बॉक्स को कॉल करने के लिए एक लाइन का कोड लगता है, फाइन। तो 1 लाइन मैंने बॉक्स को कॉल किया, सेम थोड़ा काम किया, वापस से मेरे को एक्सेल डाउनलोड की रिक्वायरमेंट पड़ी, वापस से मैंने किसको कॉल किया, बॉक्स को कॉल किया। अगेन बॉक्स को कॉल करने के लिए कितने लाइन का कोड लगता है, एक लाइन का। टोटल मान लो कितने टाइम्स, 100 टाइम्स आपको एक्सेल डाउनलोड करना था। तो आप इस बॉक्स को कितनी बार कॉल करोगे, 100 बार। हर बार कॉल करने के लिए कितने लाइन का कोड लिखते हैं, एक लाइन का। तो 100 बार अगर आपको बॉक्स कॉल करना, आप कितने लाइन का कोड लिखोगे, 100 लाइन का, राइट। एक बार समझते हैं इस वाले कोड की लेंथ कितनी हुई, राइट। ऑब्जर्व करना इस वाले कोड की लेंथ कितनी हुई। देखो 20,000 लाइन किसके लिए थी, एक्सेल डाउनलोड करने के लिए, बाकी 10,000 नॉर्मल थी। तो 10,000 नॉर्मल तो यहां पर भी हुई होगी, तो वो 10,000 तो नॉर्मल वाली होगी, प्लस ये बॉक्स वाला कोड कितनी बार लिखा आपने, एक बार। तो इसका मतलब ये 200 लाइन, प्लस इस बॉक्स को कॉल आपने कितनी बार करवाया है, 100 बार, क्योंकि आपको 100 बार एक्सेल डाउनलोड की जरूरत थी। हर एक बार बॉक्स को कॉल करने के लिए कितनी लाइन का कोड, एक लाइन। तो 100 बार बॉक्स को कॉल करने के लिए 100 लाइन का कोड। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखोगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो आपका है वो 10,300 लाइन में क्या हो गया, खत्म हो गया। 10,300 लाइन का कोड आपने यहाँ पे लिखा है। यही पहले वाले अप्रोच में आपने कितने लाइन का कोड लिखा था, 30,000 लाइन का कोड लिखा था, राइट। तो अगर अपन दोनों अप्रोच को कंपेयर करें, अप्रोच नंबर 1 और अप्रोच नंबर 2 को, तो फिर कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सा अप्रोच बेटर होने वाला है, सेकंड अप्रोच, राइट। और क्यों बेटर होने वाला है सेकंड अप्रोच, क्योंकि सबसे मेन एडवांटेज तो मेरे को सामने दिख रहा है कि सेकंड अप्रोच की वजह से लाइन ऑफ कोड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और जैसे ही आपका लाइन ऑफ कोड कम होगा, डेफिनेटली इंडस्ट्री में क्या बढ़ने वाली है, रीडेबिलिटी। क्योंकि अगर एक जने को 30,000 लाइन का कोड समझना है और किसी को 10,000 लाइन का कोड समझना है, तो ऑब्वियसली 10,000 लाइन का कोड समझने में कम टाइम लगने वाला है। तो ऑब्वियसली 10,000 लाइन के कोड की रीडेबिलिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो पहली चीज तो इसका प्राइम एडवांटेज क्या है सेकंड अप्रोच का, कि लेंथ ऑफ कोड को कम करेगा, और लेंथ ऑफ कोड कम करेगा तो ऑटोमेटिक क्या इंप्रूव होने वाली है, रीडेबिलिटी आपकी इंप्रूव होने वाली, राइट। प्लस अब एक्चुअल में अगर हम इस पे आए कि मेथड क्या होता है, राइट, अगर मैं इसकी बात करूं कि मेथड क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन बनानी है, कोई आपसे इस तरीके से पूछे व्हाट इज मेथड, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हो। देखो एक्चुअली मैं आपको बोलूंगा ना, यहाँ पे सेकंड अप्रोच में जिस बॉक्स की अपन बात कर रहे हैं ना, इस बॉक्स को टेक्निकली क्या बोल सकते हो आप, मेथड। तो अगर मैं आपको ये पूरा फ्लो समझा के मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जिस बॉक्स की अपन बात कर रहे हैं उस बॉक्स को टेक्निकली मेथड बोलते हैं, और अगर आपको मेथड की डेफिनेशन बनानी है तो क्या डेफिनेशन आप दोगे, क्या डेफिनेशन आप दोगे। देखो सिंपल, अगर कोई कोड, जैसे ये जो बॉक्स में आपने 2000 लाइन लिखी है, कौन से वाला कोड है ये, एक्सेल डाउनलोड करने, तो क्या दोगे। अगर कोई कोड बार बार काम में आ रहा है तो हर एक बार उस कोड को अलग अलग नहीं लिखना चाहिए। अगर आप हर एक बार कोड को अलग अलग लिखने जाओगे तो उससे लेंथ ऑफ द कोड बढ़ेगा, और लेंथ ऑफ द कोड बढ़ेगा तो क्या डाउन होगी, रीडेबिलिटी। तो ये रिकमेंडेड होता है कि अगर कोई कोड बार बार काम आ रहा है
तो उस कोड को एक बॉक्स में बंद कर दो और जब भी उस बॉक्स की जरूरत पड़े उसको कॉल कर दो। इस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं? मेथड, राइट? बॉक्स बोलो, ब्लॉक बोलो, जो बोल रहे हो। देखो इंग्लिश में बनानी है तो इफ some piece of code is required repeatedly, then it is not recommended to write code separately because it will increase length of the code and it will decrease the readability. So instead of that, it is recommended to write that piece of code in a block, and as per our requirement we can call that block any number of time. That block is known as what? Method. राइट? तो ऑब्वियसली डेफिनेशन कभी भी याद मत करो या चीजों को कभी भी याद मत करो, आप एग्जांपल से रिलेट करो। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको इसी तरीके से इंग्लिश बनानी है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। अल्टीमेटली फील ये है कि इस बॉक्स के अंदर जो है, या इस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। दैट्स द थिंग, अल्टीमेटली इंटेंशन ये है, राइट? तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, जावा में अगर आपको कभी कुछ भी काम करना हुआ, कुछ भी टास्क आपके सामने है, तो बेटर है उस टास्क के लिए आप क्या लिखो? मेथड लिखो। हर एक टास्क के लिए आप अलग अलग मेथड लिखो। भले वो एक बार काम में आ रहा तब भी क्या लिख लो? मेथड ही लिख लो, क्योंकि लॉस तो कुछ है ही नहीं। अगर बार बार काम में आ रहा तो एक ही बार लिख के आप बार बार क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। अगर एक ही बार काम में आ रहा तो एक बार लिखो, एक बार कॉल कर दो। तो बेटर ये है कि जब भी कोई भी टास्क आपके सामने हो जावा में, हर एक टास्क के करस्पॉन्डिंग आप क्या लिखोगे? मेथड लिखोगे, राइट? इससे फायदे भी बहुत है, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मेरे को ये बताओ, अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे जो दो अप्रोच आपको दिख रही है, यहां से मैं अगर आपको पूछूं मेथड के एडवांटेज क्या है, तो आप क्या एडवांटेज दोगे? देखो एक तो मैं आपको बता रहा हूं, लेंथ ऑफ कोड को कम करेगा, किसको इंप्रूव करेगा? रीडेबिलिटी को इंप्रूव करेगा, ये तो पता सामने दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ? देखो इसके अलावा और कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है? देखो बहुत सारे एडवांटेज है जो सिंपल इस डायग्राम से आप फिगर आउट कर सकते हो। देखो दूसरा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो मान लो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट? एक बात ध्यान रखना, इंडस्ट्री में कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का डेड एंड नहीं होता है। बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनका डेड एंड होता है कि अब इसके बाद इसमें कुछ ऐड करना ही नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है। ऐसा कभी नहीं होगा। डेफिनेटली हर एक दिन कुछ ना कुछ के आते जाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशंस आते जाएंगे, राइट? जैसे आपने देखा होगा ना, लगभग सारी चीजें आपके सामने ही हुई होगी अभी रिसेंट टाइम में। जैसे सपोज करो आपने पेटीएम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी होगी हर किसी ने, राइट? जब आपने इसको डाउनलोड किया था 1-2 साल पहले, तो क्या इसके पास इतनी फैसिलिटी थी? नहीं। खाली आप क्या कर सकते थे? कुछ मोबाइल रिचार्ज और कुछ काम कर सकते थे। बट आज आप कुछ भी बस टिकट बुक करवा सकते हो, ट्रेन टिकट बुक करवा सकते हो। तो धीरे धीरे ये फैसिलिटी क्या होती गई? एड ऑन होती गई, राइट? तो ऑब्वियसली जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा वो लाइफ लॉन्ग चलता जाएगा। और अभी आज देख लो आप किसी भी एप्लीकेशन को, पेटीएम हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, जो भी आप यूज करते हो, आज एक बार देख लो अच्छे से कि उसके पास कितनी फैसिलिटी है, कितनी फंक्शनलिटी है। यही काम आप 1 महीने के बाद करना, डेफिनेटली कुछ नया दिखेगा आपको, राइट? क्योंकि सर्वाइव करना अगर मार्केट में, तो रोज नई नई चीजों के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज डेफिनेटली आपकी जगह आपके कंपटीटर्स लेने वाले, राइट? तो जब भी इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें एनहेंसमेंट होना, मॉडिफिकेशन होना बहुत कॉमन है, राइट? तो सपोज करो लेट्स से ये आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लो आपने पहले तरीके से बनाया। कल को मैंने क्या बोला, अभी पता है एक्सेल जो डाउनलोड हो रही थी ना, उसमें 3 कॉलम आ रहे थे। क्या? लेट्स सपोज नेम आ रहा था, कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा था और एज आ रही थी। 3 कॉलम आ रहे थे आपके एक्सेल में। मैंने बोला मेरे को जितनी जगह एक्सेल डाउनलोड हो रही है ना, सब जगह एक चौथा कॉलम और चाहिए। क्या? एड्रेस, राइट? अब मेरे को कितने कॉलम की एक्सेल चाहिए? 4 कॉलम के। चौथा कॉलम चाहिए मेरे को एड्रेस। तो मतलब एक चेंज आ गया, क्योंकि बहुत सारे यूजर ने बोला कि हमें तो रिपोर्ट में क्या चाहिए? एड्रेस भी चाहिए। अदरवाइज एक एक का अलग से देख के टाइप करना पड़ रहा है। मैं क्या चाहता हूं कि मेरी रिपोर्ट में एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाए, राइट? तो एक और कॉलम चाहिए मेरे को, कौन सा? एड्रेस का। अब देखो अगर पहली अप्रोच से आपने काम किया है और अगर आपको एड्रेस कॉलम ऐड करना है, तो कितनी जगह आपने एक्सेल डाउनलोड करने का कोड लिखा है? 100 जगह। कितनी जगह जाके चेंज करना पड़ेगा? 100 जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा। सपोज करो एक जगह पे चेंज करने के लिए आपको लेट्स सपोज कि 10 मिनट लगते या 15 मिनट लगते, तो फिर 100 जगह पे चेंज करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? और प्लस टाइम के साथ साथ आपको हर एक जगह पे ध्यान से करना पड़ेगा कि 100 में से एक भी जगह मिस नहीं हो जाए, राइट? जबकि अगर दूसरी अप्रोच के साथ आपने काम किया है और मैं कल को आपको बोलूं कि भाई मेरे को एक्सेल में एक और कॉलम ऐड करना, कौन सा? एड्रेस। कितनी जगह पे चेंज करना पड़ेगा? एक जगह पे, क्योंकि ये जो एक्सेल डाउनलोड करने वाला कोड है वो कितनी जगह पे लिखा आपने? एक जगह पे। हर जगह पे इसी बॉक्स को क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो। तो अगर मैंने इस बॉक्स में कुछ चेंज कर दिया तो हर जगह जब कॉल करूंगा तो वो चेंज आने वाला है। तो इसका मतलब पहले वाले काम में अगर कभी आपको मॉडिफिकेशन करना हुआ तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है,
बहुत ही हैक्टिक है। दूसरे वाले काम में कभी आपको मॉडिफिकेशन करना हुआ तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, राइट। और एडवांटेज मैं आपको बताऊं, जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे ना तो बहुत सारी टीम्स काम करती है। अभी मैं जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको बताता हूं। तो लेट्स से वो कॉमन है कि एक जो टीम होगी वो कौन सी होगी, डेवलपर टीम, जो कि क्या करेगी, कोड लिखेगी। कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए क्या लिखने वाले हैं, कोड लिखने वाला है। और एक डेवलपर के जस्ट बाद एक टीम पिक्चर में आती है, दैट इज टेस्टिंग टीम, राइट। थोड़ा बहुत भी अगर आपने देखा हो, इवन आपने कॉलेज टाइम पे जनरली थ्योरेटिकल पार्ट में आता है एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो वहां पे आपने देखा होगा डेवलपमेंट फेज इज देयर, टेस्टिंग फेज इज देयर, राइट। इसके ऊपर भी बहुत सारे फेज होते हैं, रिक्वायरमेंट एंड ऑल। अभी उसकी रिक्वायरमेंट अपने को है नहीं, अभी अपने को खाली 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो एज ए डेवलपर, लेट्स से मान लो आपने कोई कोड लिखा, तो एज ए डेवलपर आपने कोई कोड लिखा, वो कोड कभी भी आपका लाइव नहीं होने वाला। पहले आपका जो कोड है वो फॉरवर्ड होगा कौन सी टीम को, टेस्टिंग टीम को। टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करेगी कि एज पर द रिक्वायरमेंट आपका कोड चल रहा है या नहीं। अगर टेस्टिंग टीम को लगा के एज पर द रिक्वायरमेंट चल रहा है तो वो अपना साइन ऑफ देंगे कि हाँ इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं या लाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जैसी रिक्वायरमेंट थी उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर कोई बग आई, कोई एरर आई, तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग टीम वापस से आपको वो बग क्या करने वाली है, फॉरवर्ड करने वाली है। तो एज ए डेवलपर टीम आप क्या करोगे, वापस से उस पर काम करोगे। काम करने के बाद आपको लगा सही हो गया, आप वापस से टेस्टिंग टीम को फॉरवर्ड करोगे। अगर वापस से कोई बग आई तो वापस से, जब तक बग आएगी ये साइकिल घूमता रहेगा। जैसे बग कुछ भी नहीं आया तो फिर टेस्टिंग टीम इसको आगे फॉरवर्ड कर देगी और वहां से आप क्या कर सकते हो, इस कोड को लाइव कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, सपोज करो एक चेंज आया, कौन सा चेंज, मान लो कि एक्सेल में अपने को चौथा कॉलम ऐड करना है, राइट। अब देखो एज ए डेवलपर टीम आपने मान लो कोड में चेंज कर दिया और आपने किसको फॉरवर्ड कर दिया, टेस्टिंग टीम को। अब मान लो एज ए टेस्टिंग टीम इनको कितनी जगह पे चेक करना पड़ेगा जिसके बाद ये बोल सकते कि भाई सब कुछ प्रॉपर है, 100 जगह पे, क्योंकि एक्सेल कितनी जगह पे डाउनलोड हो रही थी, 100 जगह पे। तो पूरा इनको 100 जगह पे जाके चेक करना पड़ेगा, तब जाके ये लास्ट में अपना कमेंट दे सकता है कि सब कुछ क्या चल रहा है, सही चल रहा है, राइट। एक भी जगह ये मिस नहीं कर सकते क्योंकि आपने हर एक जगह अलग अलग कोड लिखा है। तो पूरी 100 जगह आपने चेंज किया नहीं किया ये इनको चेक करना पड़ेगा। मान लो एक जगह पे टेस्ट करने के लिए, सपोज करो अगर मान लो 1 मिनट का भी टाइम लगता है तो 100 जगह पे टेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट का, राइट। तो 100 मिनट एफर्ट देने के बाद ही ये कमेंट कर सकते हैं कि जो भी एक छोटा सा चेंज आया था कि एक कॉलम और ऐड करना है वो प्रॉपर हो चुका है। अगर आपने सेकेंड अप्रोच से काम किया तो एज ए डेवलपर आप बोलोगे देख भाई 100 जगह पे क्या हो रहा है, एक्सेल डाउनलोड हो रही है, तो किसी भी एक जगह पे चेक कर लो। अगर वहां पे सही आ रहा है इसका मतलब हर एक जगह पे क्या आने वाला है, सही आने वाला है। क्यों, क्योंकि एक ही जगह से कोड आ रहा है। मैंने एक ही बॉक्स बना रखा है एक्सेल डाउनलोड करने का, मैंने वहीं पे चेंज किया है, तो अगर एक भी जगह चेंज हो गया मतलब सब जगह क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे एक ही मिनट में उसकी टेस्टिंग क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जब हम बात करते हैं किसके साथ, मेथड अप्रोच के साथ। इसीलिए रियल टाइम इंडस्ट्री में ये मस्ट एंड मैंडेटरी मान के चलो कि कोई भी आपका टास्क आएगा, आप उस टास्क के करस्पॉन्डिंग क्या लिखना पसंद करोगे, मेथड। इवन जैसे मान लो, आराम से देखना, भले अभी तो जैसे ये जो बॉक्स है वो आपका बार बार काम में आ रहा है, कितनी बार काम में आ रहा है, 100 बार, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद किया और इस तरीके से अपन कर रहे हैं, राइट। अगर ये बार बार काम में नहीं आता ना, अगर ये एक ही बार काम में आता, फिर भी कुछ भी नया टास्क के लिए मैं मेथड लिखना पसंद करूंगा। उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, उसके पीछे रीजन ये है कि सपोज लेट्स से, मान लो, आराम से देखना, आप इसको रिलेट करने की ट्राई करना। सपोज करो आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पता कौन सा, कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बना रहे हो सपोज, राइट। और आप अपने कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट में कितनी चीजें होती है, मल्टीपल चीजें होती है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाओगे तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। सपोज करो जैसे बहुत बेसिक कैलकुलेटर बना रहे हैं अपन, जिसमें एक अपन फैसिलिटी दे रहे कौन सा, ऐड करने की, एक फैसिलिटी दे रहे अपन कौन सा, सब्ट्रैक्ट करने की, एक फैसिलिटी दे रहे अपन क्या, मल्टीप्लाई करने की, और एक फैसिलिटी दे रहे अपन क्या, डिवाइड करने की, राइट। ये 4 फैसिलिटी मान लो अपन दे रहे हैं। ओनली जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये बेसिक ऑपरेशन की फैसिलिटी अपन दे रहे हैं, राइट। ओके, अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, आराम से देखना। मान लो समझ एक काम तो आपने क्या किया, एक मेथड बनाई और उसके अंदर सारा कोड लिख लिया चारों का। मान लो चारों फैसिलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए लेट्स सपोज इमेजिन करो कि 200 लाइन का कोड आपने लिख लिया और आपका कैलकुलेटर बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, राइट। कल को मान लो मल्टीप्लाई में दिक्कत आ गई कि कोई यूजर मल्टीप्लाई करवा रहा है ना, रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कोड में क्या है, मिस्टेक है। तो अगर अब आपको चेक करना है कि कोड में कहां पे मिस्टेक है, तो आपको पूरा 200 लाइन का कोड क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पहले 200 लाइन के कोड में देखोगे मल्टीप्लाई वाला
फंक्शन कहाँ पे आपने इंप्लीमेंट किया है, फिर देखोगे मल्टीप्लाई वाले में क्या दिक्कत आ रही है, उसको आप सही करोगे और इस तरीके से आप प्रोसीड करोगे, राइट। एक दूसरा अप्रोच अगर आपने ऐसा लगाया होता कि ये प्रोजेक्ट है पूरा इस कैलकुलेटर का, इसमें मैंने ऐड का एक अलग से मेथड बना दिया, एक सब्ट्रैक्ट का अलग से मेथड बना दिया, एक मल्टीप्लाई का अलग से मेथड बना दिया और एक डिवाइड का अलग से मेथड बना दिया, राइट। टोटल सपोज ये जो कोड है वो कितनी लाइन का है, 200 लाइन का, जिसमें लेट्स सपोज ऐड का कोड कितनी लाइन का है, 20, सब्ट्रैक्ट का 40, मल्टीप्लाई का मान लो 30 और बाकी जो भी बच गया लेट्स से डिवीजन का 110। अब मान लो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, किसमें दिक्कत आई, मल्टीप्लाई में, तो ओनली आपको कहां कौन सा कोड चेक करने की रिक्वायरमेंट है, ओनली मल्टीप्लाई वाला बॉक्स चेक करना है, क्योंकि दिक्कत किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो ओनली कितने लाइन का कोड चेक करना है आपको, 30 लाइन का। इमीडिएटली आप इस 30 लाइन के कोड के पास जाओगे, इसमें क्या चेंजेस है वो करोगे और आपका सही हो जाएगा। आपको बाकी के इस कोड को टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का कोई रोल है नहीं। यहाँ पे सब एक साथ लिखा दो, एक तरीके से आपको सबको ही टच करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ढूंढना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लाई वाला कोड कौन सा है, उस बार ढूंढ के उसमें चेंज करोगे, और उसमें भी दिक्कत है क्योंकि सब आपने एक ही जगह लिखा है, तो हो सकता है कि आपस में डिपेंडेंसी हो सकता है कि मल्टीप्लाई की लाइन को चेंज करो, उससे एडिशन पे इंपैक्ट आ जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सबको अपने क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। तो इसमें प्रॉब्लम है, रेक्टिफाई करो, काम हो गया। ना इसको देखने की रिक्वायरमेंट है, ना इसको देखने की रिक्वायरमेंट है, ना इसको देखने की रिक्वायरमेंट। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री में, जावा इंडस्ट्री में अगर कुछ भी काम आएगा, कुछ भी टास्क आएगा, हर एक टास्क के करस्पॉन्डिंग आप हमेशा क्या लिखोगे, मेथड। तो आपको हैबिट ही ऐसे डालनी है कि कोई भी टास्क आए डेफिनेटली आपको क्या इंप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, मेथड, जिससे इन फ्यूचर जब भी आपको इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करना हुआ बहुत इजी रहेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ बहुत इजी रहेगा, और अगर कोई सेम चीज बार बार काम में आ रही है तो फिर लेंथ ऑफ द कोड भी क्या होने वाला, आपका कम होने वाला, क्योंकि एक बार लिख के अपन बार बार क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं ना, एक और फैसिलिटी, एक और एडवांटेज मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखो एन नंबर ऑफ एडवांटेज देर, खाली आप बस डायग्राम दिमाग में रखो, बाकी कुछ भी आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा कुछ मैं इसी से फैच आउट कर रहा हूं। देखो इस बॉक्स में जो 200 लाइन का कोड लिखा है वो आपने कितनी बार लिखा है, एक बार। कितनी जगह पे आप इसको यूज कर रहे हो, 100 जगह पे, राइट। एक बार लिखो, बार बार यूज करो, क्या बोलते हैं इसको, रीयूजेबिलिटी। तो मेथड का एक और एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी। सेम कोड को आप बार बार क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, दैट इज रीयूजेबिलिटी, फाइन। तो पहले अपन कुछ लिखते हैं, उसके बाद अपन प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस तरीके से लिखना है। और गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। ओके, लिखिए, आप हेडिंग डालिए मेथड और इसके अंदर लिखिए मेथड और इसके अंदर लिखिए आप मेथड, लिखिए if some piece of code is required, if some piece of code is required repeatedly, if some piece of code is required repeatedly, if some piece of code is required repeatedly, then it is not recommended. If some piece of code is required repeatedly, then it is not recommended to write. Then it is not recommended to write that code. Then it is not recommended to write that code. If some piece of code is required repeatedly, then it is not recommended to write that code separately. Then it is not recommended to write that code separately because due to this length of the code will increase. Length of the code will increase. So due to this, length of the code will increase and readability will be down. And readability will be down. So instead of this, it is recommended. So instead of this, it is recommended to write that piece of code. It is recommended to write that piece of code in a block. It is recommended to write that piece of code in a block, and as per our requirement, we can call that block. And as per our requirement, we can call that block. And as per our requirement, we can call that block any number of times. As per our requirement, we can call that block any number of times. And as per our requirement, we can call that block any number of times.
this block is known as method. This block is known as method. सो जस्ट मैं इंग्लिश फॉर्मेट में इसको लिख रहा हूं, बट जस्ट अल्टीमेटली वही है जो आपने समझा है, तो आपको बस वही ध्यान में रखना है। बाकी ये चीजें आप ऑटोमेटिक खुद से भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एचटीटी जैसे लैंग्वेज टू लैंग्वेज ही बोलना आपको। It is recommended to write that piece of code in a block, and as per requirement we can call that block any number of times. This block is known as what? Method. Okay, fine. Next second point लिखो। To implement any task in Java, it is better to write method. To implement any task in Java, it is better to write method corresponding to that task. It is better to write method corresponding to that task. To implement any task in Java, it is better to write method corresponding to that task. Then आप सबहेडिंग डालना advantages of method. Advantages of method. Number first, due to method, line of code will be reduced. And it will improve readability. Due to method, line of code will be reduced and it will improve readability. Second, due to method, it will be easy to perform modification. Due to method, it will be easy to perform modifications. Due to method, it will be easy to perform modifications. Due to method, we will get reusability. That means we can use same code multiple number of times. Due to method, we will get reusability. That means we can use same code multiple number of times. फाइन, चलो ये तो बात हो गई कंसेप्चुअली कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे अगर आपसे कोई पूछे मेथड क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, राइट। अभी फिलहाल बात करते हैं अपन प्रैक्टिकली कि अगर आपको जावा में मेथड लिखनी है तो फिर किस तरीके से आपको मेथड लिखने की रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्ट हियर देखो, अगर आपको जावा में मेथड लिखनी है, सिंटैक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे एक लिखते हैं अपन, जैसे को मेथड, सपोज सबसे पहले मैंने लिखा क्लास। चलो क्लास के अंदर अपन क्या लिखेंगे अब, मेथड। देखो मेथड कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको जो लिखने की रिक्वायरमेंट होगी ना मेथड के, वो एक्चुअल में क्या होता है, रिटर्न टाइप, राइट। अब क्या होता है रिटर्न टाइप, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको लिखना है रिटर्न टाइप, राइट। तो सबसे आगे लिखने की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा वॉइड, फाइन। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मेथड का नाम, फाइन। पहले मैं यहाँ पे कुछ सिंटैक्स लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। मेथड का नाम आपको लिखना है। अब देखो मेथड का नाम क्या होता है, किसी का भी नाम जावा में क्या होता है, आइडेंटिफायर। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, खाली पहले दिन का सेशन याद रखना जहाँ पे अपन ने आइडेंटिफायर की बात की थी,
और आइडेंटिफायर के कितने रूल होते हैं? 6 रूल्स, राइट। तो वो 6 रूल्स सेटिस्फाई होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, लेट्स से मेरे को ऐड करना है, मैंने मेथड का नाम लिखा ऐड, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे ये हो गया आपके मेथड का नाम, उसके बाद ये इस तरीके से पैरेंथेसिस और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो पहला आपको दिख रहा है ना, दैट इज व्हाट? रिटर्न टाइप, राइट। इसको बोलते हैं आप रिटर्न टाइप। एक बात ध्यान में रखना, जावा में हर एक मेथड का क्या होता है? रिटर्न टाइप। ऐसी कोई मेथड जावा में नहीं हो सकती जिसका क्या नहीं हो? रिटर्न टाइप नहीं हो। अगर आप रिटर्न टाइप नहीं लिखोगे, इमीडिएटली क्या आने वाली है? एरर आने वाली है। कंपलसरी आपको क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जैसे अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं, अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाऊं तो कोई एरर नहीं आने वाली। जैसे लेट मी ओपन द टर्मिनल, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर, तो अभी के लिए कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आने वाली। लेट्स सी, ऑब्वियसली आउटपुट अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि अपन ने कुछ लिखा ही नहीं, बाकी एरर नहीं आएगी, इसलिए कंफर्म है। अगर आप देखो इसको करोगे इट इज फाइन, कोई भी एरर नहीं आ रही, राइट। लेकिन अगर मान लो इस मेथड से मैं रिटर्न टाइप हटा देता हूं, जो रिटर्न टाइप आपको दिख रहा है, तो फिर अब इसको चलाने के ट्राई करते हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पे क्या आने वाली है? एरर। तो यहाँ पे जैसे आप इसको कंपाइल करोगे, ये बोल रहा है क्या चाहिए इसको? रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, रिटर्न टाइप चाहिए। जावा में हर एक मेथड का क्या होता है? रिटर्न टाइप। अब क्या लिखने की रिक्वायरमेंट है? देखो, अगर ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है, सपोज लेट्स से मैं यहां से लिखता हूं रिटर्न 10, ये क्या रिटर्न कर रहा है? 10, फाइन। तो अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा है मेथड, तो फिर ये 10 कौन से टाइप का है? 10 कौन से टाइप का होता है? इंटीजर, राइट। तो इसका जो डेटा टाइप है वो आपको कहां पे लिखना पड़ेगा? रिटर्न टाइप में। तो अब यहाँ पे रिटर्न टाइप में आप क्या लिखोगे? इंट, क्योंकि इस 10 का डेटा 10 कौन से टाइप का है? इंट टाइप का। तो फिर आप रिटर्न टाइप में क्या लिखोगे? इंट, फाइन। अगर ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हो, तो फिर आपको रिटर्न टाइप में क्या लिखना पड़ेगा? वॉइड। वॉइड मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। तो मेथड अगर कुछ भी रिटर्न करेगा तो उसका टाइप आपको कहां पे लिखना पड़ेगा? रिटर्न टाइप में। कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? वॉइड। लेकिन कंपलसरी क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप होना चाहिए। वॉइड मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है, ये आना भी चाहिए, कब किसी मेथड से कुछ रिटर्न करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए, राइट। इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा कि कब रिटर्न करवाना बेटर रहता है, कब रिटर्न नहीं करवाना बेटर रहता है। अभी के लिए मैं जस्ट खाली आपको इतना बता रहा हूं कि हर एक मेथड का क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है। अगर कुछ रिटर्न करेगा उस तरीके का टाइप आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करेगा तो क्या लिखना पड़ेगा? वॉइड, राइट। अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है, पता क्या, इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इंटरव्यू रूम में। लेट्स से मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मेरे को बताना दोनों में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला मैं क्या लिख रहा हूं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, every data type is रिटर्न टाइप, फाइन। क्वेश्चन सेकंड में क्या लिख रहा हूं? every रिटर्न टाइप इज डेटा टाइप। देखो, पहला 2 स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है क्या हर एक डेटा टाइप रिटर्न टाइप होता है? पहले का मतलब ये है एवरी डेटा टाइप इज रिटर्न टाइप। दूसरे का मतलब है क्या हर एक रिटर्न टाइप डेटा टाइप होता है? चलो आप मेरे को बताओ दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। फर्स्ट वन, हर एक डेटा टाइप रिटर्न टाइप होता है क्या? ऑब्वियसली, जैसे मान लो यहाँ पे, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, अगर यहाँ पे मान लो होता रिटर्न 10, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं? इंट। अगर मान लो यहाँ पे होता रिटर्न 10.5, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं? 10.5 कैसा होता है? डबल। यहाँ पे क्या लिखते हैं? डबल। यहाँ पे अगर मान लो होता रिटर्न ट्रू, तो यहाँ पे क्या लिखता मैं? बुलियन, क्योंकि ट्रू कौन से टाइप का होता है? बुलियन। ऑल्दो अपन ये 8 जो डेटा टाइप होते हैं उनके बारे में अभी तक अपन ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बाद में करेंगे, बट इतना आपको पता है कि ट्रू मतलब क्या होता है? बुलियन। तो अगर मैं यहां से लिखता हूं रिटर्न ट्रू, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ता? बुलियन। तो ऑब्वियसली जिस तरीके की वैल्यू रिटर्न हो रही है उस तरीके का टाइप आपको कहां पे लिखना पड़ेगा? रिटर्न टाइप में। तो इसका मतलब किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न हो सकती है, यस, और उसका टाइप आप कहां पे लिखोगे? रिटर्न टाइप में। इसका मतलब हर एक डेटा टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप। अगर उस तरीके की वैल्यू रिटर्न हो रही तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? आपको रिटर्न टाइप बनाना पड़ेगा। तो पहले वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हर एक जो डेटा टाइप होता है जावा में वो क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है। दूसरे वाला स्टेटमेंट में सही तो है, एक दिक्कत है, और वो आपको अभी दिख रहा है, क्या? वॉइड। देखो वॉइड क्या होता है? रिटर्न टाइप तो होता है। कब लिखते हैं वॉइड को? अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो अपन क्या लिखते हैं? वॉइड। तो वॉइड एक रिटर्न टाइप है,
जो कि अपन कब लिखते हैं, अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन void एक डेटा टाइप नहीं है, void नाम का कोई डेटा टाइप होता नहीं, राइट। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि हर एक रिटर्न टाइप क्या होता है, डेटा टाइप, ये गलत है। और ये किस वजह से गलत है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है void, क्योंकि void रिटर्न टाइप होता है लेकिन void क्या नहीं होता, डेटा टाइप नहीं होता, राइट। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है अगर किसी को ऐसा जाना हो कि जावा में हर एक मेथड कंपलसरी रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, मतलब हर एक मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कोई इस पे इस तरीके से भी आ सकता है, राइट, कि हर एक डेटा टाइप रिटर्न टाइप होता है, कि हर एक रिटर्न टाइप डेटा टाइप होता है, कि तो थोड़ा यहाँ से आप सोच सकते हैं किस वे में आंसर देने की रिक्वायरमेंट, राइट। ओके, तो यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन क्लियर किया है। उसके बाद चलो ये तो बात होगी रिटर्न टाइप की। उसके बाद ये जो आपको ऐड दिख रहा है, ये क्या है, मेथड का नाम। अब कुछ भी हो सकता है, खाली आपको आइडेंटिफायर के 6 रूल ध्यान में रखना, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। आगे जो ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिख रखा आपने, राइट, अभी के लिए मैं इसको क्या बोलूंगा, किसके काम आता है, आर्ग्यूमेंट्स के लिए। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं थोड़ी देर में अपन देखने वाले, राइट। तो पहले एक बार के लिए अपन इसको ऐसे ही रखते हैं। टोटल पहले अपन एक थोड़ा कुछ यहाँ पे करने की ट्राई करते हैं, आराम से देखना, पहले थोड़ा इसको रिलेट करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि चीजें किस तरीके चल रही, क्या हो रहा है। आराम से देखना, पहले मैं यहाँ पे अब थोड़ा मेथड के साथ अपन डिस्कस करेंगे। नीचे मैं लिख रहा हूँ मेन मेथड, क्योंकि अभी तक आपको यही पता है ना कि जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए अपने को कौन सी मेथड चाहिए, मेन मेथड, राइट। तो फिर अभी अब यही ध्यान रखिए, बाकी जस्ट इसके बाद अपन मेन मेथड ही टॉपिक लेने वाले हैं, विल डिस्कस की ये क्या होती है। अभी आप इस पे फोकस मत करिए जो मैंने लाइन नंबर 7 पे लिखा है, राइट। देखो जैसे मान लो ये मेथड है, कौन सी मेथड है, ऐड मेथड, राइट। आराम से देखना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ना, मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, एक लेता हूँ int a = 10, राइट, एक मैं लेता हूँ int b = 20, राइट। और मैंने मान लो यहाँ पे प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखते हैं आपको पता है, लेकिन अभी इस लाइन का क्या मतलब है वो अपन बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आपको पता है, जैसे मैंने आपको बोला है सी में प्रिंटफ प्रिंट करने के काम आता है, जावा में system.out.println होता है, बट यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है, प्रिंटलन क्या होता है, एक एक पार्ट अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जस्ट जावा में कुछ भी प्रिंट करवाना है आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। चलो मान लो मैंने ये लिखा यहाँ पे। अब देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं जो आपके स्क्रीन पे है, आप मेरे को बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर अपन इस प्रोग्राम को चलाएं जो अभी स्क्रीन पे है, इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो अभी आप यही मानो कि जावा का प्रोग्राम कहां से चलता है, मेन मेथड से। तो जैसे ही सबसे पहले इस प्रोग्राम को चलाओगे, कंट्रोल किसके अंदर आने वाला है, मेन मेथड के पास आने वाला है, राइट। तो जैसे ही कंट्रोल आपके मेन मेथड के पास आएगा, अंदर कुछ लिखा हुआ मेन मेथड के नहीं, तो बस मेन मेथड क्या हो जाएगी, खत्म, और मेन मेथड खत्म तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म। तो अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला। आपने इस मेथड को बनाया है, कौन सी मेथड, ऐड मेथड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस अभी खाली ये मेथड बनी है, ये चलेगी नहीं, क्योंकि कोई भी मेथड कब चलती है, जब उसको अपन क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो अगर इस मेथड को आपको चलाना है तो पहले इस मेथड को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। आप कॉल करोगे तभी ये मेथड चलने वाली है, बिना कॉल किए मेथड नहीं चलेगी। तो अभी आपने इसको कॉल नहीं किया है, और कॉल नहीं किया है तो ये मेथड नहीं चलने वाली। तो अभी अगर आप चलाओगे तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। देखो मैं अगर इस प्रोग्राम को चला के आपको बताऊं तो फिर आप यहाँ पे देखोगे, मैं अगर इसको चलाता हूं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक बार खाली आप रिजल्ट देखना क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। देखो इवन ये मैं रन करता हूँ, देखो रिजल्ट इज टोटली एम्प्टी, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ऐड मेथड आपने बनाई लेकिन वो भी चली नहीं, क्योंकि आपने उसको क्या नहीं किया, कॉल नहीं किया। तो फिर एक पॉइंट यहाँ से और ध्यान रखिए, मेथड को चलाना तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अब सवाल ये है इस मेथड को कैसे कॉल करना है, राइट। तो अब मैं आपको बता दूं इस मेथड को कैसे कॉल करना है। जब भी आप किसी मेथड को कॉल करोगे, अगेन आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या, जैसे अपन ने वेरिएबल पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, फाइन। कैटेगरी 2 में कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं, 3। कौन कौन सा, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल, फाइन। तो जैसे वेरिएबल, इंस्टेंस और स्टैटिक होते हैं ना, इसी तरीके से जावा में हर एक मेथड भी या तो इंस्टेंस होगा या फिर क्या होगा, स्टैटिक होगा, फाइन। तो कैसे पता चलो करोगे कि ये जो ऐड मेथड अपन ने अभी लिखा है ये इंस्टेंस है या स्टैटिक है। आगे अगर स्टैटिक लग रहा हो तो ये कौन सी मेथड है, स्टैटिक, और अगर स्टैटिक नहीं लग रहा हो तो ये कौन सी मेथड है, इंस्टेंस, राइट। तो अभी क्या इसके आगे कोई स्टैटिक लग रहा है, नहीं, तो ये कौन सी मेथड है, इंस्टेंस। अब मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूं, ये अपन आगे पढ़ेंगे कि कब किसी मेथड को इंस्टेंस बनाना चाहिए, कब किसी मेथड को आपको क्या बनाना चाहिए, स्टैटिक, क्योंकि ये आपको वेरिएबल में तो पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कब किसी वेरिएबल को इंस्टेंस बनाना चाहिए, अगर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या बनाओगे, इंस्टेंस। अगर सबके लिए वैल्यू कॉमन रह रही क्या बनाओगे, स्टैटिक।
मेथड को कब इंस्टेंस बनाना चाहिए, कब स्टैटिक बनाना चाहिए, इसके पीछे भी कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर इस मेथड के आगे स्टैटिक लग रहा है तो वो कौन सी मेथड है, स्टैटिक। नहीं लग रहा है तो इंस्टेंस। तो अभी नहीं लग रहा है, ये कौन सी मेथड है, इंस्टेंस। और इंस्टेंस भले वेरिएबल हो या मेथड हो, अगर आपको किसी इंस्टेंट चीज को कॉल करना है तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंस्टेंस हमेशा किससे रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट से। बिना ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस के साथ कोई काम नहीं कर सकते, भले वेरिएबल हो या मेथड हो। तो सवाल ये है, ये जो ऐड मेथड है वो कौन सी क्लास की मेथड है, टेस्ट क्लास की। तो इसको कॉल करने के लिए पहले आपको टेस्ट क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन, तो यू विल सी, देखो टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, ये बना दिया आपने ऑब्जेक्ट। आपको सिंटैक्स ऑलरेडी पता ऑब्जेक्ट बनाने का। अब किसको कॉल करना आपको, ऐड मेथड को। कैसे करोगे, इंस्टेंट चीज को कॉल किस पे करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल पे। रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है आपके पास, टी। तो टी डॉट किसको कॉल करना है, ऐड मेथड को, ऐड टी डॉट ऐड। फाइन। तो अब ये जो लाइन नंबर 12 आपको दिख रही है ना, ये ऐड मेथड को कॉल कर रही है, राइट। अगर अपन इसका फ्लो देखेंगे, अब इसका फ्लो क्या होगा, आराम से देखना, मैं आपको बताता हूं। जस्ट ऑब्जर्व ये देखो, यहाँ पे जैसे ही आप प्रोग्राम चलाओगे, प्रोग्राम चलना कहां से स्टार्ट होता है, मेन से। ओके, मेन से पकड़ते हैं अपन। यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे क्या हो रहा है, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, टी। आप हैबिट वही रखिए, जैसे ऑब्जेक्ट बने, ये ऑब्जेक्ट बन गया, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, टी पॉइंट कर रहा है। क्या सबसे पहले देखना आपको किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, टेस्ट क्लास का। क्या टेस्ट क्लास के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल कहां पे लिखते हैं, डायरेक्ट क्लास के अंदर। क्या डायरेक्ट क्लास के अंदर कोई वेरिएबल आपने लिख रखा है, नहीं। ये जो वेरिएबल आपने लिख रखे हैं ना दो, ये किसके अंदर लिख रखे हैं, ऐड मेथड के अंदर। तो ये कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल को कहां पे लिखना होता है, डायरेक्ट क्लास के अंदर। तो नहीं लिख रखा मतलब एक भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। तो चलो किसी की कॉपी नहीं बनने वाली इसके अंदर, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है किसकी कॉपी बनती है, इंस्टेंस वेरिएबल की। लेकिन इसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। अगली लाइन टी डॉट एड, यहां से क्या होगा, एड मेथड कॉल होने वाला है, राइट। तो एड मेथड को अपन करते हैं कॉल, ये हुआ कॉल एड मेथड। अब देखो ये जो ए और बी वेरिएबल आपको दिख रहे हैं ना, ये आपने किसके अंदर बनाए हैं, मेथड के अंदर। जब भी कोई वेरिएबल मेथड के अंदर बनाते हैं, उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल, राइट। तो जो तीसरा कैटेगरी का वेरिएबल था, जिसमें मैंने आपको बोला कि तीसरी कैटेगरी का वेरिएबल पहले डिस्कस नहीं करेंगे, पहले अपन मेथड डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मेथड की। तो देखो कैटेगरी सेकंड किसके बेसिस पे बनी थी, अगर आपको याद है, वेरिएबल की दो चीजें मैटर करती थी। क्या, एक तो पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे आपने बनाया है, दूसरा बिहेवियर। तो जैसे देखो डायरेक्ट क्लास में बनाओगे, पोजीशन अगर डायरेक्ट क्लास में है तो वो क्या हो सकता है, या तो इंस्टेंस या स्टैटिक। कैसे पता करोगे, आगे स्टैटिक लग रहा तो स्टैटिक, नहीं लग रहा तो इंस्टेंस। और अगर डायरेक्ट क्लास में नहीं है, किसी मेथड में बन रहा है, तो वो कौन सा होगा, लोकल। तो पूरा पोजीशन के बेसिस पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट। तो जैसे ही ये मेथड चलेगा, एक वेरिएबल बनेगा, कौन सा वेरिएबल बनेगा, ए, और वैल्यू कितनी होगी सी की, 10। ओके, एक वेरिएबल बनेगा कौन सा, बी, वैल्यू कितनी होगी इस बी की, 20। उसके बाद प्रिंट करवाना है क्या, a प्लस बी। ए में कितना पड़ा है 10, बी में कितना पड़ा है 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। तो क्या प्रिंट होने वाला है 30। उसके बाद ये मेथड खत्म। ध्यान रखना, जैसे अपन ने पढ़ा इंस्टेंस वेरिएबल कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। कब डिस्ट्रॉय होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। मतलब उसका स्कोप या लाइफ देखोगे तो किसके बराबर रहती है, ऑब्जेक्ट के बराबर। स्टैटिक वेरिएबल पे अगर मैं आऊं, स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होता है, जब क्लास लोड होती है, राइट। कब डिस्ट्रॉय होता है, जब क्लास अनलोड होती है, उसका स्कोप क्लास के बराबर। लोकल वेरिएबल कब बनता है, जिस मेथड के अंदर आपने उसको बनाया है, जब वो मेथड चलेगी तो आपका लोकल वेरिएबल बनने वाला है। तो देखो ये ए और बी कब बना, जब ऐड मेथड चली, क्योंकि इसको किसके अंदर बनाया गया आपने, ऐड के अंदर। तो जैसे ही ऐड मेथड चलेगी ये बनने वाले। कब डिस्ट्रॉय होगा, जैसे ही वो मेथड खत्म होगी, ऑटोमेटिक उसके लोकल वेरिएबल क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। तो जैसे यहाँ पे a प्लस बी, ये 30 प्रिंट करवाने के बाद ऐड मेथड क्या हो गई, खत्म। तो इसका a डिस्ट्रॉय, इसका b डिस्ट्रॉय, राइट। तो उसके बाद ये मेथड खत्म, तो कंट्रोल कहां पे जाएगा, देखो हमेशा पाथ फॉलो करो प्रॉपर। जब कहां से आया था कंट्रोल इसके पास, यहां से, तो ये खत्म होते ही वापस कहां पे जाएगा, उल्टा, वापस उल्टा यहाँ पे।
राइट। इसके नीचे कोई लाइन है नहीं, इसका मतलब कौन सी मेथड खत्म हो गई, मेन, और मेन खत्म मतलब आपका प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म। तो इस बार आउटपुट क्या है 30, क्योंकि इस बार आपकी ऐड मेथड चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, कॉल किया है। तो अगर किसी मेथड को चलाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे, यू विल सी द इम्पैक्ट। जस्ट यहाँ पे अगर अपन कंपाइल करें इसको, देखो कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। रन करने की ट्राई करते हैं, जावा टेस्ट एंड यू विल सी आउटपुट कितना आ रहा है यहाँ पे 30, राइट। इसका मतलब ऐड मेथड चला है तो उसने दो वेरिएबल बनाए 10 और 20, और जैसे 10 और 20 को ऐड किया आउटपुट क्या आ रहा है आपका 30, राइट। चलो एक बार पहले यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राइट इट डाउन, लिखिए। हाँ, कोई डाउट है क्या? वॉइड की जगह मतलब ये वाला नहीं, जावा में आप ऐसा नहीं कर सकते। या यहाँ पे आप या तो कुछ भी अगर रिटर्न हो रहा है तो उस तरीके का टाइप लिखना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वॉइड। ओके, लिखिए आप यहाँ पे, लिखिए इन मैथ, फर्स्ट पॉइंट, for java method, for java method return type is compulsory, 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 and if we are not writing return type, and if we are not writing return type, and if we are not writing return type, then we will get error. If we are not writing return type, then we will get error. For java method return type is compulsory, and if we are not writing return type, then we will get error. Second, if the method is not returning anything, if the method is not returning anything, if the method is not returning anything, then we need to specify, then we need to specify void as a return type, then we need to specify void as a return type. If the method is not returning anything, then we need to specify void as a return type. We need to specify void as a return type. If the method is not returning anything, then we need to specify void as a return type. Third point, to execute any method, to execute any method, we need to call, to execute any method, we need to call that method. To execute any method, we need to call that method. To execute any method, we need to call that method. Fine. Okay. Next, take number 4 point देखो, and keep it important. Every data type is return type in Java. Every data type is return type in Java, but every return type is not data type. But every return type is not data type. But every return type is not data type. But every return type is not data type because void is return type, but void is not data type. Every data type is return type in Java, but every return type is not data type because void is return type, but void is not data type. फाइन. ओके, पहले एक एग्जांपल लीजिए ये वाला, उसके बाद अपन आगे देखते हैं.
ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर लेट्स सी यहाँ पे आराम से देखना आप अब कुछ चीजें और समझते हैं अपन यहाँ पे कुछ चीजें और समझने की ट्राई करते हैं आराम से देखना जैसे एक अपन ने मेथड का एडवांटेज देखा था कि ऑब्वियसली मेथड को क्या करना पड़ता है अपने को एक बार बनाना पड़ता है और जितनी बार रिक्वायरमेंट हो उतनी बार क्या कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं जैसे अभी अपन ने कितनी बार कॉल किया एक बार राइट बट आप चाहो तो इसको 10 बार भी कॉल कर सकते हो राइट तो जैसे सपोज अगर अपन अगेन दूसरी बार कॉल करना चाहे सेम t.add राइट वापस से इसको कॉल कर रहे हैं अपन तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है यहाँ से ऑब्वियसली लाइन नंबर 11 से एक ऑब्जेक्ट बनेगा टेस्ट क्लास का कौन पॉइंट कर रहा है t पॉइंट कर रहा है लाइन नंबर 12 के पास आओगे t.add मतलब कौन सी मेथड को कॉल कर रहे हो ऐड मेथड को यहाँ से आपका ऐड मेथड चलने वाला है जैसे ऐड मेथड चलेगा अंदर आओगे तो क्या बनेगा a बनेगा वैल्यू कितनी है 10 एक b बनेगा वैल्यू कितनी है 20 उसके बाद a प्लस b 10 प्लस 20 कितना प्रिंट हो जाएगा 30 उसके बाद ये मेथड खत्म तो इसके लोकल वेरिएबल ये दोनों खत्म और उसके बाद कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया कंट्रोल उसके बाद अगली लाइन क्या है अगेन t.add मतलब वापस से ऐड मेथड कॉल होने वाला है वापस से ऐड मेथड कॉल होगा अंदर आओगे तो क्या होगा एक a बनेगा यस वैल्यू कितनी है 10 एक अगेन b बनेगा यस वैल्यू कितनी है 20 उसके बाद a प्लस b मतलब 10 प्लस 20 कितना प्रिंट हो जाएगा 30 तो प्रिंट होने वाला है 30 उसके बाद ये मेथड अगेन खत्म तो इसके लोकल वेरिएबल a और b खत्म और उसके बाद कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं मतलब आपका प्रोग्राम खत्म तो ये 30 कितनी बार प्रिंट होगा 2 बार क्योंकि एक्चुअली जो आपका ये ऐड मेथड है ये कितनी बार चला है 2 बार तो अभी आपको 5 बार भी चलाना है 5 बार चला सकते हो मतलब जितनी बार इसकी रिक्वायरमेंट है आप इसको चला सकते हो जब ऐसे अगर मान लो ये एक्सेल डाउनलोड करने का मेथड होता राइट तो मेरे को 100 बार एक्सेल डाउनलोड करनी थी मैं कितनी बार कॉल करता 100 बार देखो कॉल करने के लिए कितनी लाइन लग रही है एक लाइन राइट तो एक बार मैंने एक्सेल का कोड लिखा और उसको जितनी बार जरूरत है उतनी बार क्या कर सकता हूं मैं कॉल कर सकता हूं राइट तो टेक्निकली सेम कोड आप बार बार यूज कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं रीयूजेबिलिटी देखो कोई डाउट नहीं अगर मैं इसको चलाऊंगा तो 2 बार 30 आने वाला है क्योंकि ये जो ऐड मेथड है उसको आप कितनी बार कॉल कर रहे हो 2 बार अब धीरे धीरे अपन और चीजों को समझते हैं अब देखो अभी तक अपन ने इसकी बात नहीं की है आगे जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है ये क्या है राइट देखो मैंने इस मेथड को कितनी बार कॉल किया 2 बार दोनों बार रिजल्ट कितना आया 30 क्यों आया 30 क्योंकि दोनों बार क्या ऐड हो रहे हैं 10 और 20 सपोज करो अब देखना रिक्वायरमेंट मेरी क्या है मैं ये बोलता हूं कि पहली बार मेरे को क्या चाहिए पहली बार जब मैं कॉल करता हूं ना मेरे को चाहिए 30 और 40 का सम तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 70 क्योंकि 30 और 40 कितने होते हैं 70 दूसरी बार मेरे को चाहिए कि 100 और 200 का सम चाहिए 100 और 200 का सम मतलब रिजल्ट कितना आना चाहिए 300 राइट लेकिन अभी तो आप दोनों बार कॉल करोगे तो रिजल्ट कितना आने वाला है 30 ही आने वाला है राइट क्यों क्योंकि दोनों बार में क्या होने वाला है एक a बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10 एक b बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 20 और 10 प्लस 20 करोगे तो कितना आएगा 30 तो अभी देखो जितनी बार आप इसको कॉल करोगे ना सबके लिए सेम तरीके से ही चलने वाला है सबके लिए सेम तरीके से चलने वाला सबके लिए a बनाएगा b बनाएगा और a प्लस b करेगा तो कितना आने वाला है 30 आने वाला है इसीलिए अभी देखो अपन ने 2 बार कॉल किया था दोनों बार अपने को क्या मिला था 30 अगर आपको अलग अलग चाहिए कि पहली बार चलाओ तब अलग आना चाहिए दूसरी बार चलाओ तब अलग आना चाहिए तो इसका मतलब आपको इस मेथड के बिहेवियर को क्या करना है कस्टमाइज मतलब हमेशा सेम तरीके से नहीं चलाना इसके बिहेवियर को अपने को क्या करना है कस्टमाइज तो अगर आपको मेथड का बिहेवियर कस्टमाइज करना है तो वहां पे एक पर्सन है जो आपकी हेल्प करेगा और उसको बोलते हैं अपन क्या आर्गुमेंट्स तो ये जो आगे आपको ये पैरेंथेसिस बना हुआ दिख रहा है ना अभी अपन ने इसमें कुछ नहीं लिखा और इसमें कुछ नहीं लिखा ना इसकी वजह से ही ये सबके लिए सेम ही चल रहा है और इसको 50 बार भी कॉल करवाओगे तो आपको कितना देगा 30 ही देगा लेकिन अगर सबको अलग अलग तरीके से चलाना है तो फिर मैं इसको चेंज करूंगा पता चेंज क्या करूंगा ये जो मैंने a और b मेथड के अंदर लिखा है ना इसको मैं अंदर लिखने की बजाय मैं इसको यहां पे लिखूंगा इंट a कॉमा इंट b और मैं इसको अंदर नहीं लिखूंगा राइट तो अभी पहले मैंने इसको कहां पे लिखा था अंदर अभी मैंने इसको कहां पे लिखा है
इस पैरेंथेसिस के अंदर जो आगे बना हुआ था। कितने लिए मैंने? 2, राइट। तो इसको बोलते क्या? आर्ग्यूमेंट्स। फायदा क्या है देखो, अब पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आराम से देखना। अभी अगर ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है, अगर आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो अभी क्या होने वाला है? ऑब्वियसली अगर आप इस प्रोग्राम को चलाने की ट्राई करोगे ना, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 11 दोनों ही आपको क्या देने वाली है? एरर। रीजन उसके पीछे बहुत सिंपल है, आपने ये सी में भी देखा होगा, तो चलता इसी तरीके से कि जैसे आप लाइन नंबर 10 पे टी डॉट ऐड करने की ट्राई करोगे तो कौन सी मेथड चलेगी? ऐड मेथड। लेकिन जो ये ऐड मेथड है ना, ये आपसे कितनी चीजें मांग रही है? 2 चीजें। ये आपको बोलेगी एक तो मेरे को चाहिए ए की वैल्यू, एक मेरे को चाहिए बी की वैल्यू। लेकिन क्या आप यहां से ए और बी की कोई वैल्यू दे रहे हो? नहीं। और नहीं दे रहे तो 10 पे भी एरर आएगी और 11 पे भी एरर आएगी। तो देखो एक बार चलाने की ट्राई करते हैं अपन इसको, 10 और 11 दोनों जगह पे एरर आएगी। आप ध्यान से समझना, क्योंकि इससे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे पहुंचने वाला हूं। इतना तो ये आपको पता होगा, लेकिन अब इससे अपन एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे पहुंचते हैं जिसपे क्वेश्चन पुट अप होंगे आपसे। ये देखो लाइन नंबर 10 पे भी क्या आ रहा है? एरर। लाइन नंबर 11 पे भी क्या आ रहा है? एरर, राइट। तो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, अगर आपको इसको कॉल करना है तो कितनी चीजें पास करवानी पड़ेगी? 2 चीजें। तो लेट्स से पहली बार जब कॉल कर रहे हैं मैं 2 चीजें पास करवा रहा हूं, 40, 30, क्योंकि मेरे को किसका सम करवाना था? 40 और 30 का। दूसरी बार जब मैं इसको कॉल करवा रहा हूं, मैं क्या पास करवा रहा हूं? 100, 200, राइट। अब आराम से देखना, अब फ्लो किस तरीके चलता वो देखना। जैसे ही आप यहाँ पे कॉल करोगे टी डॉट ऐड मेथड कॉल होगा, ये आपसे कितनी चीजें मांग रहा है? 2। तो एक ए बनेगा और एक क्या बनेगा? आपका बी बनेगा। देखो आपने क्या 2 चीजें दी है इसको? यस। पहला क्या दिया आपने? 40। तो आपके पहले वाला कौन है? ए, उसमें क्या जाएगा? 40। दूसरा आपने क्या दिया? 30। तो आपका जो दूसरे वाला है कौन सा? बी, उसमें क्या जाएगा? 30। ओके। फिर अंदर जब चलेगा ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है? 40, बी की वैल्यू कितनी है? 30। 40 प्लस 30 कितना होता है? 70। क्या प्रिंट होने वाला है? 70। ओके। उसके बाद ये मेथड खत्म। ध्यान रखना, भली मेथड के अंदर लिखो, भली मेथड के आर्ग्यूमेंट में लिखो, दोनों ही क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल, राइट। और लोकल वेरिएबल जैसे ही मेथड खत्म होगी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय। तो जैसे ही मेथड खत्म होगी, इसका ए खत्म, इसका बी खत्म, और मेथड खत्म होते कंट्रोल वापस उल्टा जहां से आए थे वहां पे आ जाओ, मतलब यहाँ पे। अब इसके नीचे वाली लाइन अगेन क्या कर रहे हो आप? ऐड को कॉल कर रहे हो। वापस चलते अपन ऐड के पास। तो वापस जब ऐड को कॉल करोगे तो ए बनेगा, एक बी बनेगा। चलो बनाते हैं अपन ए और बी, मैं इसको थोड़ा सा चेक करता हूं। बनाते हैं अपन ए और बी, एक ए बना, एक बी बना। तो क्या आप दोनों को वैल्यू दे रहे हो? यस। यहाँ पे पहले ए को मैंने कितना दिया? 100, ए में आ जाएगा 100। बी को मैंने कितना दिया? 200, बी में आ जाएगा 200, राइट। उसके बाद मेथड चलेगा a प्लस बी, ए में कितना पड़ा है? 100, बी में कितना पड़ा है? 200। 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 300। तो क्या प्रिंट होने वाला है? 300। उसके बाद ये मेथड खत्म, कंट्रोल जहां से आया था वापस वहां पे। इसके नीचे कुछ है नहीं, इसका मतलब प्रोग्राम खत्म, और प्रोग्राम खत्म तो आपका आउटपुट क्या है? 70 एंड 300। तो इस बार देखो 2 बार कॉल किया अपन ने, दोनों बार रिजल्ट क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, राइट। तो अपन ने क्या कर दिया? इसके बिहेवियर को कस्टमाइज कर दिया। पहले ये हमेशा 10 और 20 को ऐड कर रहा था, अब 50 बार भी कॉल करवाओगे तो हर बार किसको ऐड कर रहा था? 10 और 20। इस बार मैंने बोला कि 10 और 20 नहीं, मैं जितना बताऊं उसको ऐड करना है, तो अभी आपके अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कहां पे है? अगर आपको मेथड के बिहेवियर को कस्टमाइज करना है, अगर आपको ये चाहिए जितनी बार कॉल करूं हर बार मेरे को अलग अलग रिजल्ट चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो फिर आप किसकी हेल्प लोगे? आर्ग्यूमेंट की। अगर हमेशा आपको सेम ही चीज चाहिए तो फिर सब कुछ इसके अंदर ही करवा दो, आपको आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है नहीं, जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, राइट। एक बार चला के देखते हैं इसको, वेदर 70 और 300 अपने को दिखता है या नहीं। लेट मी क्लियर द कंसोल, कंपाइलेशन इज फाइन। रन करते हैं अपन इसको जावा टेस्ट, और यू विल सी पहले वाले में क्या आ रहा है? 70, और दूसरे वाले की वजह से क्या आ रहा है? 300, राइट। तो किस तरीके से बिहेवियर चल रहा है, दैट इज द सेम, फाइन, ओके। यहाँ पे ऑब्वियसली ये जब ये मेथड खत्म होगा ना, ये बोलने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये जैसे मेथड खत्म होगा तो फिर ये वाला डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वापस। दूसरी बार जब खत्म होगा तो दूसरी बार भी ये वाले क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये इसके लोकल वेरिएबल, राइट। तो एक चीज लिखो आप पहले, आर्ग्यूमेंट्स, हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो आर्ग्यूमेंट्स, या फिर डायरेक्ट पॉइंट देख लो, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट पॉइंट देख लो बड़ी। if we need to customize the behavior of method, if we need to customize
if we need to customize the behavior of method, then we can take help of arguments. If we need to customize the behavior of method, then we can take help of arguments. Right, okay. Just you can mention the example, और अब फिर अपन चलेंगे जिस पे एक्चुअल में अपने को पहुंचना है, जिस पे आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे. Okay, fine. ओके, समझने की ट्राई करता हूं. एक और चीज, किसी का डाउट है कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप ये सी लैंग्वेज C++ से आए तो फिर ये आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, राइट? तो जस्ट कंफ्यूजिंग टर्म होते, कुछ नहीं होते. अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इसको, सो अदर आपको वैसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में. फिलहाल अपन क्या पहुंचते हैं ना, जिस क्वेश्चन पे अपने को पहुंचना है वहां पे अपन चलते हैं. देखो, अभी आपको इतना तो पता चल गया मेथड कैसे बनाते हैं, मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ये आपको आइडिया है, आर्गुमेंट क्या करते हैं, राइट? ओके, ऑब्जर्व करना बहुत आराम से यहाँ पे. जैसे सपोज आप मेरे को बताना, अगर मैंने अभी मेरे को अगर दो नंबर का सम करवाना है, दो नंबर को क्या करवाना है, ऐड करवाना है, तो मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ. कौन सी मेथड को? ऐड मेथड को. और दो नंबर में क्या करवा सकता हूँ, इसमें पास करवा सकता हूँ, और जो भी दो नंबर में पास करवाऊंगा उसका ये सम मेरे को दे देगी मेथड, राइट? तो जैसे 40 और 30 करवाया तो कितना दे रहा है ये? 70. 100 और 200 करवाया तो कितना दे रहा है ये? 300. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सपोज अब तक तो मेरा काम चल रहा था, मेरे को कितने नंबर को ऐड करवाना था? दो ही नंबर को ऐड करवाना था, मेरा काम चल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सपोज कुछ टाइम बाद मेरे को एक रिक्वायरमेंट आती है. पता क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि अब मेरे को 3 नंबर को ऐड करवाना है. सपोज रिक्वायरमेंट है, मेरे को कितने नंबर को ऐड करवाना है? 3 नंबर को ऐड करवाना है. तो अब अगर हम बात करें इस मेथड की, क्या ये मेथड 3 नंबर को ऐड करवा सकता है? नहीं, क्योंकि ट्राई करके देख लो आप चाहो तो. लेट्स से अगर मान लो मैं इस मेथड को कॉल करता हूं, मैं इसको बोलता हूं 40, 30 और 50, इन तीनों को क्या कर दे? ऐड कर दे, राइट? तो ऑब्वियसली आप बस खाली फ्लो पे फोकस करिए, ऑटोमेटिक आप हमेशा बता पाएंगे क्या हो रहा है. अगर आप फ्लो देखोगे तो ऐड मेथड यहां से क्या होने वाली है? कॉल. जब ऐड मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए और बी. तो सपोज ए बना और एक क्या बना? बी बना. ए में आप वैल्यू दे रहे हो, हाँ 40, बी में आप वैल्यू दे रहे हो, हाँ 30.
लेकिन जो ये 50 दे रहे हो इसके लिए तो कुछ बना ही नहीं। जब इसके लिए कुछ बना ही नहीं तो 50 कहां जाएगा? 50 को जाने के लिए जगह ही नहीं है, और 50 को जब जाने के लिए जगह ही नहीं है तो ये 50 अपने को क्या देगा? एरर, कि मेरे पास तो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि 40 तो ए में चला जाएगा, 30 आपका बी में चला जाएगा, 50 नहीं जा सकता। तो फिर ऑब्वियसली क्या आने वाले अभी? एरर। तो जब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो अगर कोई मेथड 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है आपसे तो आपको कॉल करते टाइम कितने देने पड़ेंगे? 2 ही देने पड़ेंगे। 2 से ज्यादा दोगे तो तीसरे के लिए जगह नहीं है, उस वजह से क्या आने वाली है? एरर। और अगर 2 से कम दिया, मान लो मैंने 1 ही दिया होता, तो जो जगह बन रही है ए में तो 40 आ जाएगा, लेकिन जो ये जगह बनी इसमें आने के लिए कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या आएगा? एरर। तो कंपलसरी मेथड आपको जितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, आपको जब इसको कॉल करवा रहे हो आप, उतने ही आपको क्या देने पड़ेंगे? आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ना तो आप कम दे सकते हो और नहीं आप ज्यादा दे सकते हो। ज्यादा दोगे तब भी एरर है, कम दोगे तब भी एरर है, राइट? रीजन आपको पता है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, अभी तक मेरे को 2 नंबर का ऐड करवाना था, मेरा काम चल रहा है। मान लो सपोज मेरे को 3 नंबर का ऐड करवाना, तो क्या ये मेथड मेरा काम कर सकती है? नहीं, राइट? अगर आप बोलोगे ऐसा कर लो ना, क्या दिक्कत है? तो मैं करने को ऐसा कर तो लू। देखो जैसे सपोज आप बोलोगे एक और ले लो यहाँ पे इंट सी, और यहाँ पे क्या लिख लो? a प्लस बी प्लस सी। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये मेथड कितने नंबर का सम कर सकती है? 3। मान लो थोड़ी देर बाद मेरे को वापस रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने नंबर का करना है? 2 नंबर का। तो क्या ये मेथड 2 नंबर का कर पाएगी? अब ये 2 का नहीं करेगी, अब ये कितने का करेगी? 3 का ही करेगी। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को कभी 2 की भी जरूरत पड़ सकती है, कभी कितने की जरूरत पड़ सकती है? 3 नंबर के सम को ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है, 3 नंबर को ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है, राइट? तो इसमें चेंज करूंगा तो इससे दिक्कत ये है, अब ये 3 नंबर का तो करने लग जाएगी, लेकिन 2 नंबर दिए तो ये क्या देगी? एरर देगी। तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन है कि भाई चलो ये तो 2 नंबर का कर रही है, ठीक है, और मैं एक और बना लेता हूँ, राइट? एक और मेथड बना लेता हूं मैं, जो कि कितने नंबर का करे? 3 नंबर का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से void add, और एक और मेथड मैंने बनाया int a कॉमा int b कॉमा int c, राइट? ओके फाइन। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा? system डॉट आउट डॉट println, फाइन, ओके। और मैंने लिखा a प्लस b प्लस c। देखो आराम से देखना, मैंने टोटल कितनी मेथड बनाई यहाँ पे? 2 मेथड। एक मेथड कितना आर्गुमेंट ले रहा है? पहला मेथड 2 आर्गुमेंट, दूसरा जो मेथड है वो कितना आर्गुमेंट ले रही है? 3 आर्गुमेंट, राइट? आराम से देखना। अब सपोज एक बार फ्लो देखने के ट्राई करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिखूं t डॉट एड 40,30, और यहाँ पे मैं लिखूं t डॉट एड लेट्स से 40,30,50। देखो पहली बार मैंने लाइन नंबर 14 पे जब इस मेथड को कॉल करवाया है, मैंने कितने आर्गुमेंट पास करवाए हैं? 2। और लाइन नंबर 15 पे जब मैंने इस मेथड को कॉल करवाया है, मैंने कितने आर्गुमेंट पास करवाए हैं? 3। देखो फ्लो कैसे चलेगा वो जानने के ट्राई करते हैं। जैसे लाइन नंबर 14 पे आपका जावा इसको कॉल करेगा, वो कैसे कॉल करता है? ऐड मेथड को कॉल करना है, जो कि कितने आर्गुमेंट ले रही है? 2 इंट आर्गुमेंट ले रही है। तो यहां से कौन सा ऐड मेथड कॉल होने वाला है? जो कि 2 इंट आर्गुमेंट ले रहा है। तो क्या ऐसा ऐड मेथड है जो 2 इंट आर्गुमेंट ले रहा है? यस, ये रहा। तो यहां से कौन सा कॉल होने वाला है? ये वाला। और जब ये वाला कॉल होगा तो आपका एक ए बनेगा, आपका एक बी बनेगा। पहले वाला आपका ए में जाएगा, पहले वाला कितना है? 40 जाएगा आपके ए में, दूसरे वाला आपके बी में जाएगा, बी में कितना जाएगा? 30। ओके, उसके बाद अंदर आओगे ए प्लस बी, 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 70। उसके बाद ये मेथड खत्म, ये खत्म, तो ए और बी जो इसके लोकल वेरिएबल है वो खत्म। फ्लो वापस उल्टा यहाँ पे। अगला एक ऐड मेथड को कॉल करना है, जो कि कितने आर्गुमेंट ले रही है? 3 इंट के आर्गुमेंट ले रही है। तो क्या ऐसा कोई ऐड मेथड है जो 3 इंट के आर्गुमेंट ले रहा है? यस। तो इस बार इससे ये वाला ऐड मेथड कॉल होगा, और जब ये वाला ऐड मेथड कॉल होगा तो कितने बनेंगे? 3, ए बी और सी। एक ए बना, एक बी बना, और एक आपका क्या बना? सी। जो पहले वैल्यू आपने दी वो ए में चली गई, जो दूसरी वैल्यू आपने दी वो बी में चली गई, जो तीसरी वैल्यू आपने दी वो सी में चली गई। अब अंदर आओ, ए प्लस बी प्लस सी, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 50 120। तो कितना प्रिंट होगा यहाँ पे? 120। तो 70 120 दो प्रिंट हो गए। उसके बाद ये मेथड खत्म, कंट्रोल उल्टा, यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। आउटपुट आपका कितना आ रहा है? 70 एंड 20। तो इस बार देखो दोनों रिक्वायरमेंट आपके सेटिस्फाई हो गई। 2 नंबर का सम करना था वो भी हो गया, 3 नंबर का सम करना था वो भी हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इन दोनों रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कितनी मेथड लिखनी पड़ी? 2 मेथड। एक 2 नंबर को ऐड करने वाली मेथड,
एक 3 नंबर को ऐड करने वाली मेथड, राइट। तो एक बार देखते हैं रिजल्ट 70 120 आता है या नहीं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रिजल्ट 70 120 आने वाला है। जस्ट चला के देखते हैं अपन यहाँ पे ऑब्जर्व। लेट्स सी, कंपाइल करते हैं अपन इसको, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। रन करने की ट्राई करते हैं और जैसे रन करोगे द आंसर इज व्हाट 70 120। इस बार कोई एरर नहीं है। प्रॉपर 2 नंबर पास किए तो 2 नंबर का सम हो गया, 3 नंबर पास किए तो 3 नंबर का सम हो गया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है सपोज थोड़े दिन के बाद एक और रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मेरे को तो कितने नंबर का सम करवाना है, 4। तो क्या पहले वाली मेथड 4 नंबर का सम कर सकती है? नहीं। क्या दूसरे वाली? नहीं। तो फिर एक और मेथड बनानी पड़ेगी जो कि कितने आर्गुमेंट ले, 4 आर्गुमेंट। तो एक और मेथड बनाओ जो कि 4 आर्गुमेंट ले और वो मेथड 4 नंबर का सम कर पाएगी। मान लो कल को एक और रिक्वायरमेंट है 5 नंबर का, तो फिर एक और मेथड बनानी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो रहे हैं, हर एक बार अपने को क्या लिखना पड़ रहा है, अलग मेथड लिखना पड़ रहा है। और अगर हर एक बार अलग मेथड लिखने जाओगे तो उससे आपका लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है तो उससे क्या डाउन होगी, रीडेबिलिटी डाउन होगी। दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपकी जावा के पास 1.4 वर्जन तक, जब तक जावा का 1.4 वर्जन रिलीज हुआ तब तक कोई तरीका नहीं था इस प्रॉब्लम से डील करने का। आपको ऐसा ही करना पड़ रहा था जैसा अपन अभी कर रहे हैं। जैसे जैसे आर्गुमेंट चेंज होंगे हमेशा आपको क्या बनानी पड़ेगी, नई मेथड। तो कंपलसरी जो लोग जावा के साथ काम कर रहे थे उन्होंने ये कंपलसरी उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उनको मेल डाले इस तरीके से कि ये एक रिक्वायरमेंट है जहां पे दिक्कत हो रहा है, जहां पे इशू हो रहा है। तो जब जावा ने अपना 1.5 वर्जन रिलीज किया ना तो उसमें इस चीज का एक सॉल्यूशन दिया, राइट। और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं, उसमें उन्होंने एक स्पेशल मेथड लॉन्च की और जिस मेथड को बोलते हैं एक्चुअली वेरार्ग मेथड, राइट, वेरार्ग मेथड। फाइन। सो व्हाट इज वेरार्ग मेथड? देखो नाम से पता चल रहा है, वेर मतलब वेरिएबल, एआरजी मतलब आर्गुमेंट। वेरिएबल आर्गुमेंट मतलब कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है। अभी तक की नॉर्मल मेथड में दिक्कत क्या थी, फिक्स आर्गुमेंट है, 2 तो 2 ही लेगा, 3 तो 3 ही, 4 तो 4 ही। तो वेरार्ग क्या करेगा, ये बोलेगा कितने भी आर्गुमेंट ले सकता हूं। मतलब अगर आपके आर्गुमेंट चेंज हो रहे हैं हर बार आपको नई मेथड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक ही मेथड उसको क्या कर देगी, टैकल कर लेगा, राइट। तो ध्यान देने वाली बात, ये पूरी स्टोरी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि पहली बात तो ये शुरू से जावा के पास था नहीं। ये कौन से वर्जन में रिलीज हुआ है, 1.5 वर्जन में। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि व्हाट इज वेरार्ग मेथड, तो आप क्या बोलोगे एक्चुअली, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे? देखो एक्सपर्ट लेवल पे आप इस चीज को ऐसे मेंशन कर सकते हो, आप इवन वर्जन भी मेंशन करें सो दैट ये इंपैक्ट क्रिएट होगा कि आपको इवन वर्जन स्पेसिफिक भी पता है कि कब क्या इशू चल रहा था और कैसे वो इशू सॉर्ट आउट हुआ, राइट। तो आप किस तरीके से बोल सकते हो, until 1.4 version, right, if we are changing number of arguments then every time we need to define separate method, and due to this length of the code will increase, readability will be down. So to overcome this problem in 1.5 version, Vararg method comes in the picture, and according to Vararg method it can take any number of arguments. So we don't have to change, we don't have to write separate method every time whenever number of arguments are चेंजिंग, राइट। तो जब भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो रहा है आपको सेपरेटली लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे लिख के आराम से देखना, यू विल सी मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे आपको। देखो जैसे अभी ये तो चलो ठीक है, अब जैसे अभी 2 आर्गुमेंट पास करवाओगे तो ये चलेगा, 3 आर्गुमेंट पास करवाओगे तो ये चलेगा। जैसे देखो क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना कि सपोज मान लो मैंने एक मेथड लिखा यहाँ पे जिसमें मैं मान लो सपोज एक ही आर्गुमेंट पास करवा रहा हूँ, तो आपका जावा फ्लो कैसे देखता है? अगर जावा के अकॉर्डिंग आप फ्लो देखोगे क्या होने वाला है, बोलो ये किस तरीके से फ्लो देखता है? ये ऐसे देखेगा, ऐड मेथड कॉल हुआ कितने आर्गुमेंट के साथ, एक आर्गुमेंट के साथ। तो क्या कोई ऐसा ऐड मेथड है जो एक आर्गुमेंट ले रहा है? नहीं है। और नहीं है तो इमीडिएटली लाइन नंबर 14 पे क्या देने वाला है, एरर, राइट। इसीलिए नॉर्मल मेथड में जितने आर्गुमेंट मांग रहा है उतने ही आपको देने पड़ेंगे, ना कम ना ज्यादा। अब देखो मैं वेरार्ग करता हूं, देखो यहाँ पे तो एरर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑब्जेक्ट जैसे मैं अगर इसको चला के दिखाऊं आपको तो यहाँ पे जैसे आप इसको कंपाइल करोगे देयर विल बी एरर। ये बोलेगा ऐसा कोई मिला ही नहीं जो कितना आर्गुमेंट ले रहा है, एक आर्गुमेंट ले रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है, नो सुटेबल मेथड फाउंड, मेरे को कोई सुटेबल मेथड नहीं मिली। किसके लिए? ऐड ऑफ इंट, मतलब ऐसी ऐड मेथड जो कि ओनली कितना इंट आर्गुमेंट ले रही है, एक इंट आर्गुमेंट। ऐसी कोई मेथड मेरे को मिली नहीं, एंड दैट्स व्हाई इसने क्या दी, एरर। ये बोलेगा देखो इवन ये भी बता रहा है मेरे को 2 मेथड मिली है, कौन कौन सी? देखो एक तो ये बोल रहा है मेरे को मिली है एक ऐड मेथड मिली है जो कि 2 इंट आर्गुमेंट ले रही है,
लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मेरे को तो चाहिए एक इंट आर्ग्यूमेंट वाली, एक और मिल रही है जो कि कितना आर्ग्यूमेंट ले रही है 3, लेकिन वो भी क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मेरे को कौन चाहिए एक वाली, एंड दैट्स व्हाई इसने क्या दिया अपने को एरर। फाइन, अब देखते हैं वेरार्ग लिखते कैसे है वो देखना बहुत आराम से, राइट। यहाँ पे जैसे मेरे को अगर वेरार्ग मेथड बनाना है मैं किस तरीके से बनाने वाला हूँ, देखो अगर आपको वेरार्ग मेथड बनाना है अभी के लिए मैं सम वम नहीं करवाता हूँ, अभी के लिए खाली मैं कुछ भी प्रिंट करवा रहा हूँ, लेट्स से इसके अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ, सपोज जस्ट अपन देखते हैं कि चलता है या नहीं, राइट। मैं इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवा रहा हूँ, राइट, आराम से देखना। अब वेरार्ग मेथड कैसे बनाते हैं वो देखना, अगर ऐसे लिखोगे तो ये कौन सी मेथड है, नॉर्मल मेथड। फाइन, अगर आपने इस वेरिएबल के बाद 1 2 3 अगर आपने 3 डॉट मेंशन किए हैं, मतलब आप जावा को ये इंडिकेशन देना चाह रहे हो कि इस ऐड मेथड को मैं नॉर्मल मेथड नहीं बनाना चाह रहा हूं, मैं कैसे बनाना चाह रहा हूं, वेरार्ग। और इन 3 डॉट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। इन 3 डॉट का मतलब ये है कि ये जो मेथड है वो इंट तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सकती है, वेदर 0 आर्ग्यूमेंट भी चलेगा, 1 2 3 4 अनलिमिटेड कितने भी आर्ग्यूमेंट चलेंगे इसमें। देखो प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूव करके बताऊं, जस्ट ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे पहली बार मैं कॉल करता हूँ एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता, राइट। दूसरी बार मैं कॉल करता हूँ एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, लेट्स से 10। तीसरी बार मैं कॉल करता हूँ, लेट्स से एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, कुछ ज्यादा आर्ग्यूमेंट पास करते हैं 10 20 30 40 50 60 लेट्स से 70 80, फाइन, कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपन यहाँ पास करते हैं। ऑब्जेक्ट हियर देखो क्या आउटपुट आता है, एक बार अपन जानने की ट्राई करते हैं। यहाँ से देखो सबसे पहले यहाँ से ऐड कॉल होगा, कैसी चाहिए इसको, ऐसी ऐड मेथड जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। क्या ये चल जाएगी, यस, क्योंकि इसको 0 आर्ग्यूमेंट भी चलेगा, तो ये चल जाएगी। तो अंदर आएगा तो क्या प्रिंट होगा, CSD। उसके बाद ये मेथड खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा। यहाँ पे अगली बार एक आर्ग्यूमेंट, क्या इसको चल जाएगा एक आर्ग्यूमेंट, यस, क्योंकि कितने भी आर्ग्यूमेंट चलेंगे। तो वापस अंदर आएगा, क्या प्रिंट होगा, CSD। उसके बाद ये खत्म, कंट्रोल उल्टा। यहाँ पे इतने सारे आर्ग्यूमेंट, क्या इसको चल जाएगा, यस, अंदर आएगा, वापस क्या चलेगा, CSD। उसके बाद खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, नीचे कुछ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। तो देखो तीनों बार ये मेथड चला है, कोई फर्क नहीं पड़ा आपने कितने आर्ग्यूमेंट पास करवाए। और यही अगर मैं ये 3 डॉट हटा दूं तो फिर ऑब्वियसली एरर आने वाली है। ये लाइन नंबर 10 भी एरर देगा, लाइन नंबर 12 भी एरर देगा, राइट। एक बार चला के देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होता ऑब्जेक्ट। तो पहले प्रॉब्लम समझो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो, तो ऑटोमेटिक वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, ऑटोमेटिक आप चीजों को फील कर पाओगे, आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे चाहे चलाओगे आप, देखो 3 बार CSD प्रिंट हो रहा है, मतलब तीनों बार वो मेथड चला है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि अपना आर्ग्यूमेंट कितने पास करवाए। बट ऑब्वियसली दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ये तो ठीक है, मेथड को तो अपन ने चला दिया, बट अल्टीमेटली अपना इंटेंशन तो क्या था, अपने को तो ऐड करना था जितने नंबर आए, तो फिर ऐड कैसे करेंगे, राइट। अभी अपन देखने वाले ऐड कैसे करेंगे, कोई बड़ा डील है नहीं, फिलहाल कुछ लिखो उसके बाद बना के देखते हैं। हेडिंग डालो एंड कीप इट मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड डालो वेरार्ग मेथड। वेरार्ग मेथड लिखो इसके अंदर। until 1.4 version, if number of arguments are changing, until 1.4 version, if number of arguments are changing, until 1.4 version, if number of arguments are changing, then every time we need to define, then every time we need to define separate method, then every time we need to define separate method, we need to define separate method, and due to this length of the code will increase, and due to this length of the code will increase and readability will be down. Length of the code will increase and readability will be down. Until 1.4 version, if number of arguments are changing, then every time we need to define separate method, and due to this length of the code will increase and readability will be down. Readability will be down. Next line में लिखना, to overcome above problem, to overcome above problem, Verarg method introduced,
to overcome above problem, Vararg method introduced in 1.5 version, Vararg method introduced in 1.5 version, and Vararg method can take any number of arguments, and Vararg method can take any number of arguments. Until 1.4 version, if number of arguments are changing, then every time we need to define separate method, and due to this, length of the code will increase and readability will be down. To overcome above problem, Vararg method introduced in 1.5 version, and Vararg method can take any number of arguments. Fine. Do one thing, run an example, this one. So obviously तीनों बार ये चलेगा, तीन बार CSD यहाँ पे प्रिंट होगा. अब एक्चुअल में अपन इसके बाद देखेंगे कि जो अपना इंटेंशन था कि जितने भी आर्गुमेंट पास करवाए अपन को उनका सम करवाना था, तो वो सम अपन कैसे करवाने वाले. ओके फाइन. चलो फिर चल देखते हैं अपन कि यहाँ पे अगर अपने को सम करवाना है कि जैसे मान लो यूजर ने 4 चीजें पास करवाई तो चारों का सम करवाना, तो फिर अपन कैसे करवाने वाले वैराग से. ये चलता है, हर एक तरीके के आर्गुमेंट ले सकता है, कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. बट देन यहाँ पे जो अपना प्राइम टास्क था एडिशन करवाना, वो अपन कैसे करवाने वाले. ऑब्जेक्ट हियर देखो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इंटरनल में आपको बताता हूँ ये किस तरीके से वर्किंग होती है इसकी, और एक बार आप इंटरनल वर्किंग समझोगे उसके बाद इसमें कुछ है नहीं. जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे चलो ये आपका क्या है, ये एक्चुअल में आपका वैरार्ग मेथड है. इसके अंदर अपने को सम करवाना, अभी अपने को कुछ प्रिंट नहीं करवाना, अभी तक अपन जस्ट CSD प्रिंट करवा रहे थे, इसकी जगह अपने को अब क्या करवाना है, सम करवाना है. अब देखो जैसे पहले समझने की ट्राई करते हैं होता क्या इंटरनली. मान लो मैंने यहाँ पे कॉल करवाया t.add 10, लेट्स सपोज 20, 30, ये 3 चीजें मैंने यहाँ पे पास करवाई, राइट, 10, 20, 30. पर एक्चुअल में क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसके बारे में अभी आपको आइडिया होगा नहीं. कंसेप्ट का नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरे, राइट. हो सकता है आपने C++ में थोड़ा बहुत देख रखा हो, अगर आपने देखा हो तो, राइट. लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा एरे क्या होता है. तो जितने भी पॉइंट्स आपने C++ में देखे, आपको पता चलेगा एक्चुअली कि वो किस लेवल पे स्टैंड करते हैं. एक्चुअल एरे आपको क्या देखने की रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम अपन 6-7 घंटे डिस्कस करेंगे एरे पे. बट अभी के लिए फिलहाल अपना टॉपिक एरे नहीं है, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ. अभी जितना काम आ रहा है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. एक्चुअली जब भी वैरार्ग मेथड की बात होती है, राइट, जब भी आप वैरार्ग मेथड को कॉल करते हो, आप जितने आर्गुमेंट पास करवाओगे, राइट, आपका JVM क्या करेगा, जो आपके जावा को प्रोग्राम को चलाता है, वो क्या करेगा, इन सारे आर्गुमेंट को लेके एक एरे बनाएगा. अभी जिनको नहीं पता बिल्कुल भी कि एरे क्या होता, ऐसा समझे एक बॉक्स है जिसके पास मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, राइट. तो लेट्स से एक बॉक्स है जिसके पास मल्टीपल वैल्यू कितना, 10, 20 एंड 30. फाइन. तो एक बॉक्स बनाएगा क्योंकि 3 वैल्यू है. अगर आपको कुछ आपके पास ज्यादा सामान है, अगर आपको ज्यादा सामान रखना है तो आप क्या लेते हो, बॉक्स लेते हो, राइट. तो यहाँ पे देखो
3 वैल्यू है, तो तीनों वैल्यू को रखने के लिए क्या लेगा, एक बॉक्स लेगा, राइट। एक बॉक्स में तीनों वैल्यू डाल दी और इस बॉक्स को पास करवाएगा। तो इस बॉक्स को आपने क्या नाम दिया यहाँ पे, ए, तो इस बॉक्स का नाम हो जाएगा ए। तो इस ए नाम के बॉक्स में वो तीनों चीजें पड़ी है, वो सारे आर्गुमेंट्स पड़े हैं, वो सारी वैल्यू पड़ी है जो आपने क्या करवाई है, पास करवाई है। तो जितनी भी वैल्यू आप पास करवाओगे इंटरनली जेवीएम उसको लेके एक एरे या एक बॉक्स बनाएगा और उस बॉक्स का नाम जो भी आपने यहाँ पे दिया, क्या नाम दिया आपने यहाँ पे, ए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को इन सबका सम करवाना है, मेरे को इन सबका सम करवाना है, तो क्या अप्रोच आप फॉलो करोगे, जस्ट लेट्स से मेरे को इन सबका सम करवाना है, तो पहली बात तो इन सबका सम स्टोर करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक वेरिएबल, कि कुछ भी वैल्यू स्टोर करवानी होती तो अपने को क्या चाहिए होता है, वेरिएबल। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया सम, जिसमें ओवरऑल मैं तीनों का सम क्या करवाना चाह रहा हूं, स्टोर करवाना चाह रहा हूं। स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे, 0, क्योंकि अभी तक इनिशियली क्या है इसमें 0। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूं, एक्चुअली में क्या करूं कि इन तीनों का सम हो जाए, बहुत ही बेसिक है। इस बॉक्स में से मैं पहले आइटम को बाहर निकालूं, पहला आइटम कौन सा होगा, 10, और इसमें ऐड कर दूं, तो 0 + 10 कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद बॉक्स में से दूसरा आइटम निकालूं तो कौन सा आएगा, 20, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। इस बॉक्स में से तीसरा आइटम बाहर निकालूं, तीसरा आइटम कौन सा है, 30, तो 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60। तो लास्ट में जो मेरे सम में पड़ा होगा वो मेरा क्या होगा, रिजल्ट, राइट। तो लास्ट में मेरा रिजल्ट कितना है यहाँ पे, 60। तो करना क्या है, बस बहुत बेसिक है, आपको इस बॉक्स में से एक एक करके आइटम को बाहर निकालना है और उसको क्या करवाते जाना है, ऐड करवाते जाना है, और किस में डालना है, आपके सम में, ताकि सम में आपका क्या पड़ा हो, लास्ट में रिजल्ट पड़ा हो, राइट। अब देखो चीजों को समझने की ट्राई करो, आज आपके पास क्या है, बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, मल्टीपल आइटम्स है। आपको क्या करना है, एक एक करके आइटम बाहर निकालना है, राइट, ताकि आप उसको क्या करवा सको, ऐड करवा सको। देखो जब भी आपके पास मल्टीपल आइटम्स हो, आपको एक एक करके आइटम को बाहर निकालना हो, तो एक कंसेप्ट है जो आपकी हेल्प करेगा, और उसका नाम क्या है, लूप, राइट। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो अगर आपको मल्टीपल आइटम्स में से एक एक करके बाहर निकालना, तो फिर आपको क्या लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लूप, राइट। तो अगेन अभी तक मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं, अपन टॉपिक पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल, मैं एक एक लूप का फ्लो आपको बताऊंगा, बट अभी देखो कितना इजी आप कर सकते हो। बट पहले रिक्वायरमेंट समझो कि लूप कब लगाने की रिक्वायरमेंट है, वो कौन सी सिचुएशन आएगी कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, लूप। तो सिचुएशन बहुत सिंपल है, आपके सामने मल्टीपल चीजें हैं, एक एक करके अगर बाहर निकालना तो क्या लगाना है, लूप। अब देखो बहुत सारे तरीके के लूप होते हैं, जब जावा के साथ काम करते हो 4 तरीके के लूप होते हैं टोटल, राइट। जब अपन डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपन ये काम करते हैं। तो पहले तो मैं एक वेरिएबल लेता हूं, कौन सा वेरिएबल, सम, जिसमें स्टार्टिंग में कितना पड़ा है, 0, ओके। उसके बाद मेरा काम क्या था, एक एक करके इस बॉक्स में से बाहर निकालना, उसके लिए लूप लगाऊंगा, लूप 4, ओके। अब देखो कैसे करोगे, आराम से देखना है, देखो कॉलन किस में से निकालना है आपको, एक एक करके आइटम इस बॉक्स में से, बॉक्स का नाम क्या है, ए, तो कॉलन ए, ये इंडिकेशन देगा कि भाई ए नाम का एक बॉक्स है, उसमें से आपको एक एक करके आइटम निकालना है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं से, ए नाम का एक बॉक्स है, उसमें से आपको एक एक करके आइटम निकालना है, राइट। अब देखो ए नाम के बॉक्स से जब आइटम बाहर आएगा, ए नाम के बॉक्स में किस तरीके के आइटम है, इंटीजर, तो जो बाहर आएगा वो किस तरीके का होगा, इंटीजर। तो ऑब्वियसली जो भी बाहर आएगा उसको अपने क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर करवाना पड़ेगा, राइट। तो मैं स्टोर करवाता हूं, किस तरीके की चीज बाहर आने वाली है, इंट तरीके की चीज, राइट। और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले लो जिसमें आपको स्टोर करवाना है, कुछ भी ले लो, जैसे मैं लेता हूं ELE, ताकि मेरे को पता चलेगा कि एक एक करके एलिमेंट आ रहा है, राइट। थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ेगी कि एक एक करके एलिमेंट किस में आ रहा है, इस ELE में आ रहा है। बाकी नाम आप कुछ भी लो, XYZ कुछ भी लो, को फर्क पड़ता नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व हियर। अब देखो आराम से देखना क्या करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो ये आपका लूप हो गया। इसके अंदर क्या लिखना है वो अपन देखते हैं। इसके अंदर क्या लिखना है, हमेशा अपने को किसमें डालना है, सम में। देखो जिसमें भी आपको डालना होता है उसको आपको किधर लिखने की रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट साइड में। तो सम इक्वल टू क्या डालना है, देखो क्या डाल रहे थे अपन, पहले जो सम में पड़ा है प्लस जो निकल के आया है। पहले जो सम में पड़ा मतलब सम, प्लस निकल के किसमें आ रहा है, एक एक करके ELE में, प्लस ELE, दैट्स ऑल, काम हो गया। इतना ही करने की रिक्वायरमेंट। देखो एक बार ट्रेस करते हैं अपन इसको, राइट, आराम से देखना, ट्रेस करते हैं अपन इसको, एंड यू विल गेट टू नो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो कितना इजी है, यहाँ पे देखो पहले जैसे ये चलेगा क्या होगा, एक सम नाम का वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी है, 0, ओके।
एक सम नाम का वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी है 0। नाउ आराम से देखना, अंदर आओ। अब ये लूप है, लूप मतलब मल्टीपल बार चलना, राइट। तो ये सिंटेक्स होता है, फोर इज सिंटेक्स। कॉलन किस बॉक्स में से निकालना है, मल्टीपल वैल्यू कौन से बॉक्स में पड़ी है, ए नाम के बॉक्स में। ए नाम के बॉक्स में किस तरीके की चीजें हैं, इंटीजर, इंट, और एक एक करके जब बार आएगी तो उसको स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख लो, मैंने क्या लिखा है EL, राइट। तो देख ऑब्जर्व करो क्या चलेगा। ए बॉक्स का पहला आइटम ELE में आएगा, ए बॉक्स का पहला आइटम कौन सा है 10, तो यहाँ पे आप ELE बना लो, आपके ELE में पहली बार में कौन सा आया 10, राइट। अंदर आओ, लूप के अंदर आओ, क्या होगा देखो, इधर जो लिखते हैं उसमें डालना होता, किसमें डालना है, सम में। क्या डालना है, जो सम में पहले से पड़ा है, कितना पड़ा है पहले से 0, प्लस ELE में कितना पड़ा है 10, 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, आपके सम में गया 10। अब देखो ये लूप है, ये बार बार चलेगा, कब तक, जब तक आपके बॉक्स में एक भी चीज पड़ी है तब तक। अगली बार वापस चलेगा, दूसरा आइटम निकाल के लाएगा, दूसरा आइटम कौन सा बॉक्स में 20, तो आपके ELE में कितना आ जाएगा 20। अंदर आओ, सम में डालना, मतलब यहाँ पे क्या डालना है, जो सम में पहले से पड़ा है, पहले से कितना पड़ा है 10, प्लस ELE में कितना पड़ा है 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, तो आपके सम में कितना गया 30। उसके बाद वापस चलेगा क्योंकि अभी बॉक्स खाली नहीं हुआ है, राइट। तो अगली बार में बॉक्स का अगला आइटम कौन सा है 30। ओके, अंदर आओ, सम में डालना, मतलब यहाँ पे क्या डालना है, सम में पहले से क्या पड़ा है, पहले से पड़ा आपका 30, प्लस ELE में क्या निकल के आया है 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। क्या ये वापस चलेगा, अब नहीं चलेगा क्योंकि बॉक्स में 3 ही आइटम थे, 3 बार ये चल चुका है। अगर आपके बॉक्स में एक और आइटम होता तो ये चौथी बार चलता, देखो इसीलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपने कितने आर्ग्यूमेंट पास करवाए 3, आप 5 करवाओगे तो बॉक्स में कितने आइटम होंगे 5, तो ये कितनी बार चलेगा 5 बार, और 5 बार चलेगा तो दो जो और चीजें वो भी क्या हो जाएगी इसमें ऐड हो जाएगी। तो अभी देखो ये खत्म हो गया, लास्ट में जो आपका रिजल्ट है वो किसमें पड़ा है सम में, तो बाहर आके आप किसको प्रिंट करवाओगे सम को, तो सम को प्रिंट करवा दो, और सम को प्रिंट कैसे करवाओगे, सी सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और किसको प्रिंट करवाना अपने को सम को। एक सेकेंड, अब अपन यहाँ पे देखते चला के इसको और देखते क्या रिजल्ट अपने को मिलता है या नहीं। यहाँ पे देखो 10 20 30 रिजल्ट कितना मिलना चाहिए 60, राइट। इवन थोड़ा और बढ़ाते इसको, लेट्स से t डॉट ऐड 10 20 30 40 50 60 कितना मिलना चाहिए, देखो 10 प्लस 20 30 30 प्लस 30 60 60 प्लस 40 100 100 प्लस 50 150 150 प्लस 60 कितना हो गया 210। देखो कितने भी आर्गुमेंट पास करवाओ, एक ही मेथड सबका सम करवा के आपको दे देगी। जस्ट ऑब्जर्व हियर, कंपाइलेशन इज फाइन, 1 सेकंड, एक्सेलेंट ना, गलत दिखा के बनना, कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे चलाने की ट्राई करते हैं अपन एक बार। ओके, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रन करते हैं अपन इसको, और जब रन करोगे देखो पहली बार में कितना आ रहा है 60, अगली बार में कितना आ रहा है 210, मतलब जितने आर्ग्यूमेंट आपने पास करवाए हैं सबका इसने क्या करके दे दिया आपको सम। तो अब देखो भले 4 आर्ग्यूमेंट है, 5 है, 10 है, 15 है, आपको अलग अलग मेथड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही मेथड सफिशिएंट है वो सारा का सारा काम करने के लिए, राइट। तो दैट्स व्हाई वेरार्ग मेथड, मतलब अगर आपको फिक्स नहीं होगी कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं तो आप मेथड को कैसे बना सकते हो, वेरार्ग मेथड बना सकते हो, राइट। और किस तरह के चलेगा ये देखो, ये जो पोर्शन मैंने समझाया है दिस इज लूप। आप पहले रिक्वायरमेंट समझिए, जब भी आपके पास मल्टीपल चीजें हो एक एक करके बाहर निकालने तो आपको क्या बनाने की रिक्वायरमेंट है लूप, राइट। आगे अपन बहुत यूज करेंगे इसका, तो सिंटेक्स के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। कोई डाउट यहाँ पे किसी को, लेट मी नो। हाँ बोलो। एक हो, ये अलग लूप है, ये आपने जो सी प्लस में पढ़ा होगा ना, तो उनको डाउट हो सकता है कि वहां पे तो लूप कुछ इस तरीके से चलता है कि आपने आज तक जो फोर लूप देखा है ना वो ऐसा कुछ देखा होगा ना, 4 i = 0, फिर i लेस देन दिस, फिर i प्लस प्लस, राइट। सो ये भी चलता जावा में। तो टोटल मैंने बोला ना 4 तरीके के लूप होता है, आपने सी में 3 तरीके के लूप देखे होंगे, कौन सा, एक फोर देखा होगा इस तरीके का, एक आपने वाइल लूप देखा होगा, एक आपने डू वाइल लूप देखा होगा, राइट। तो ये 3 तो जावा में भी होते हैं, ये चौथा एक्स्ट्रा कैटेगरी का लूप है दैट इज फॉर ईच लूप। ये आपके सी प्लस प्लस में नहीं होता, ये जावा में न्यूली एडेड है। और एक्चुअल में अभी जो सिचुएशन है ना इसमें सबसे बेस्ट यही था। मैं आपको जब लूप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा बेस्ट है, बट अभी की सिचुएशन में 4 ही सबसे बेस्ट था।
आप करने को ये काम आपके नॉर्मल फॉर लूप से भी कर सकते हो, आप इवन वाइल से भी कर सकते हो, आप इवन डू वाइल से भी कर सकते हो, लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेस्ट आपका फॉर ईच। तो अभी आप एक सिंटेक्स खाली समझे किस तरीके चल रहा है, तो उल्टा आपके फॉर लूप से सिंपल है, वहां पे आपको इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, कंडीशन चेक करनी पड़ रही है, यहाँ पे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली सिंपल बॉक्स का नाम जिसमें से निकालना है और किस तरीके का निकल के आ रहा है, इन तरीके का ऑटोमेटिक करके इसमें आता जाए। Right, that's the thing. वहां पे पहले आप इनिशियलाइज करोगे, फिर कंडीशन चेक करोगे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको वहां पे करनी पड़ेगी। तो इट इज सिंपल वन। ओके, और किसी को डाउट यहाँ पे? अच्छा देखो, किसी ने ये पूछा है कि अभी जैसे मान लो इस ऐड मेथड को अपने को कॉल करना, देखो अभी लिखो मत, अभी देखो, अभी जैसे मान लो अपने को इस ऐड मेथड को कॉल करना था, अपन ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अपन इसको कैसे कॉल कर रहे, रेफरेंस वेरिएबल पे। कोई पूछ रहा डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। अगेन पिक्चर किस पे आएगी, मेथड कौन सी है, राइट। तो जैसे यहाँ पे ये मेथड कौन सी है, आगे कुछ नहीं लग रहा तो मेथड कौन सी है, इंस्टेंस। और अगर आगे में स्टैटिक लगा दूं तो अभी मेथड कौन सी है, स्टैटिक। तो अगर ये मेथड स्टैटिक है तो आप इसको, आपको पता है स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के कितने तरीके थे, सेम क्लास में आपके पास 3 तरीके थे। कौन कौन सा? या तो क्लास के नाम पे कर सकते हो, या रेफरेंस वेरिएबल पे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अभी जैसे अगर आप सेम क्लास से इस मेथड को कॉल करना चाह रहे हो ऐड को, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ये कौन सी हुई, स्टैटिक। अगर बाहर की क्लास से करनी हो तो 2 ऑप्शन है, रेफरेंस वेरिएबल या क्लास का नाम, तो वो तो डिपेंड करेगा मेथड कौन सी है। अगर मेथड इंस्टेंस हुई तो एक ही ऑप्शन है, क्या, रेफरेंस वेरिएबल, देयर इज नो अदर ऑप्शन, सेम जो वेरिएबल में होता है यहाँ पे। तो अब देखो, अब अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सेम ही क्लास में, तो आप इवन क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, राइट। तो दैट विल डिपेंड एक्चुअली। तो यहाँ पे जैसे अगर अपन इसको चलाने की ट्राई करें ना, देखो कंपाइलेशन इज फाइन, और अभी कोई दिक्कत होगी नहीं इसको, रन द प्रोग्राम, आउटपुट अभी भी क्या आने वाला है, 6210, राइट। लेकिन अगर मैं इसको इंस्टेंस कर दूं तो फिर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अब अगर आप डायरेक्ट कॉल करने की ट्राई करोगे तो फिर क्या आने वाली है, एरर, जस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कंपेयर करोगे यू विल गेट एन एरर, राइट। तो यहाँ पे एरर आ रही, तो सेम रूल जो आपने इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में देखे, यहाँ पर भी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि अभी बेस्ट कौन सा है, इस मेथड को स्टैटिक रखना बेस्ट है या इंस्टेंस रखना बेस्ट है। देखो अभी की सिचुएशन पे मैं बताऊं तो इस मेथड को स्टैटिक रखना बेस्ट है, लेकिन ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, कब किसको स्टैटिक रखना चाहिए, कब किसको इंस्टेंस रखना चाहिए। तो भले अभी आप भले इसको स्टैटिक रख दो, कोई दिक्कत है नहीं उससे। चलो फर्स्ट आईडी डाउन लिख लीजिए आप इसको एग्जाम्पल को, मैंने कुछ भी डाउट है कर
Fine. Okay. Okay, fine then. Just तो अगर ये आपको इतना पता है वैराग मेथड क्या होता है, किस तरीके से वैराग मेथड चलता है, तो सफिशिएंट है फ्रेशर लेवल पे अगर आपको किसी इंटरव्यू में पूछा जाए वैराग मेथड क्या होता है ऑल। बट नाउ अपने को कुछ पॉइंट और डिस्कस करने वैराग के रिगार्डिंग, जिसके बाद ये कमिट कर सकते हो कि फिर आप ये मैटर नहीं करेगा कि आप किस लेवल के एक्सपीरियंस पे जा रहे हो या फिर कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो फिर कुछ पॉइंट और है जहां पे अच्छे लेवल के इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है जब हम बात करेंगे किसकी, वैराग की, राइट। तो अभी वो पॉइंट्स अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं, तो सपोज जैसे मैं आपको ये बोलता हूं कि मान लो अभी तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, वैराग, तो ये आर्ग्यूमेंट भी कौन सा हुआ, वैराग। कैसे पता चल रहा मेरे को वैराग आर्ग्यूमेंट है, 3 डॉट देख के, राइट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सपोज एक मैंने ऐसा लिख लिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि मान लो एक ही मेथड में मैंने वैराग आर्ग्यूमेंट भी लिख दिया और कौन सा लिख लिया, नॉन वैराग आर्ग्यूमेंट भी लिख लिया, तो क्या दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूं या नहीं कर सकता, राइट। अभी जैसे मान लो अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, वैराग आर्ग्यूमेंट, मतलब ये कितने भी इन तरीके के आर्ग्यूमेंट ले सकता है, और मान लो एक मेथड मैंने और लिखी होती जो कि इन तरीके कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा होता, 3, तो फिर मैं अगर ये मेथड कॉल करता तो कौन सा चलता, वो 3 एग्जैक्ट वाला या फिर आपके वैराग वाला, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि जिस तरीके से ये घूम सकता है और आपको अच्छे लेवल के इंटरव्यू में कंफ्यूज किया जा सकता है। तो एक एक क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करेंगे, बट मुझे लगता है अभी अपने पास टाइम है नहीं, तो अपन इसको छोड़ते कल के लिए। कल पहले अपन वैराग के कुछ एक्सपर्ट लेवल के पॉइंट डिस्कस करने वाला है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगता है, अभी तक जितने भी प्रोग्राम अपन ने चलाए हैं सब में आपको एक नीचे की तरफ एक मेथड दिख रही होगी, कौन सी, मेन। तो फिर एक्चुअली ये है क्या, क्या इसके बिना लिखे भी काम हो सकता है, और व्हाट आर द थिंग्स, ये अपन डिस्कस करेंगे कल। तो अभी तक जो अमित आप फॉलो करते आए हो कि हमेशा मेन लिखना चाहिए या फिर मेन के बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्या इसमें रियलिटी है, क्या फिर एक्चुअली कुछ आप चेंज कर सकते हो, ऑल कल अपन इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, राइट। तो फिर रोकते अपन सेशन को यहाँ पे, कंटिन्यू करते कल सेम टाइम 9:30 पे। इन केस किसी के पुराने कुछ भी सेशन मिस हो, मुझे लगता है ये 5वें दिन के सेशन होंगे आज, 5वें या 6ठे दिन के, तो पहले कुछ भी सेशन मिस हो, रिकॉर्डिंग आपके पास आ रही होगी, बट स्टिल अगर आपके पास रिकॉर्डिंग या कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी इशू आपको, तो फिर आप इस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अगर आपको पाइथन का सेशन भी अटेंड करना है तो 11:30 से पाइथन सेशन कंटिन्यू होगा, और अगर आप सिर्फ जावा अटेंड कर रहे हो, यू कैन लीव द थिंग्स, राइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।